ओके, अस्सलाम वालेकुम। किस किस की बिल्कुल पहली क्लास है आज? राइट, गुड, ठीक है। सो एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, आप लोगों ने सीए ऑप्ट किया एज अ करियर ऑप्शन एंड आप सबको पता है एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वो किस तरह की होती है, कैसे डिग्री से अलग होती है, कुछ आइडिया है? किसी को कोई आइडिया? कोई भी आंसर? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, राइट? तो ये एक डिग्री प्रोग्राम से डिफरेंट कैसे होती है? ओके, आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर फील्ड, ये कह रहे हैं आप, ठीक है, गुड। अच्छा, और आप लोगों के क्या इसमें एक्सपेक्टेशन है कि क्या इसमें आपकी चीजें जो हैं वो और ज्यादा मजीद आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे या क्या चीजें? फिजिकल एक्सपीरियंस तो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी मिलता है, राइट? हाँ, यहाँ आपको सिखाया जाता है, ग्रेट। हाँ, एक छोटा सा जो डिफरेंस है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यू शुड अंडरस्टैंड दिस, दैट जब आप डिग्री प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो ज्यादातर जो चीजें आपको बताई जा रही होती हैं दे आर ऑल थियोरिटिकल, ठीक है। उनको कहाँ अप्लाई करना है, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, यूटिलाइज करना है, अक्सर ये होता है कि आपको उसके साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होता, राइट? और उसके बाद जब आप फाइनली प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, यानी कि आप जॉब करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, देन यू रियलाइज के जो हमने पढ़ा था ये सब चीजें उससे बहुत डिफरेंट है, राइट? सो दिस क्वालिफिकेशन गिव्स यू द रियल लाइफ एक्सपीरियंस, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें ये होता है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो बेसिकली अपडेटेड है, राइट? उसके अलावा वो आपको कभी ना कभी हर चीज में उसका इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि हर चीज, हर सब्जेक्ट आपका यूज हो रहा है, ठीक है, और इसी तरीके से चल रहा है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि डू यू पीपल नो दैट दिस इज नॉट एक्चुअल चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दिस इज द प्री रिक्विजिट पार्ट ऑफ इट, पीआरसी, ठीक है। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है कोई भी चीज जब, यानी कि किसी भी जगह आप, जल्दी बैठ जाए आके, आप दोनों थोड़ा सा आगे आ सकते हैं, और आपकी रो में दो और है वो भी थोड़ा आगे आ जाए, क्योंकि ये जो इतनी सारी चेयर्स बिल्कुल खाली है वो फिल हो जाएंगी, ठीक है। वैसे तो मुझे बैठ के पढ़ाने का कोई शौक नहीं और ना आदत है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी ऑन द स्टेज सो दैट मैं आपको पढ़ा सकूं, बट बिकॉज द environment requires this, so that's why I'm sitting here and teaching. Anyway, so मैं आपको ये बता रही थी कि ये प्री रिक्विजिट पेपर्स हैं, यानी कि पीआरसी 1 से लेके पीआरसी 5 तक जितने पेपर्स हैं वो बेसिकली आप सबको कैफ के लिए तैयार करेंगे, राइट? और उसके बाद आपका एक्चुअल चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो तुम दोनों को मैंने बोला था आगे आ जाओ सिर्फ इसलिए बिकॉज यू पीपल आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग और सुन नहीं रहे हो, अगर मैंने रैंडमली कोई सवाल किया तो फंस जाओगे। थोड़ा आगे आगे बुला रहे। अच्छा, द थिंग इज कि हाँ, मैं इसी तरह करती हूँ, मैं रैंडमली किसी को भी कह सकती हूँ कि अब बताओ क्या बात हो रही थी, राइट? सो बेसिकली मैं आपको ये बता रही थी कि ये आपको, ये जो 5 पेपर है ये आपको आपके जो एक्चुअल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेपर्स है उनके लिए तैयार करने के लिए रखे गए हैं, राइट? नाउ कमिंग टू माय पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज पीआरसी 1, और उसका टाइटल आप सबके सामने है, विच इज बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। किसी को कोई ऐसा आइडिया है या कोई इस तरह का कोई सोच या कोई आइडिया या कोई थॉट दिमाग में आ रही है कि भाई ये सब्जेक्ट का यहाँ क्या काम है, ये तो टोटली इंग्लिश से रिलेटेड है, क्यों रखा गया है ये? हाँ, ओके, जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं, जैसे आपने कहा कि जब आप लोग ड्राफ्टिंग करेंगे किसी भी चीज की या कोई इस तरह के केस स्टडीज लॉज आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको जो लैंग्वेज मिलेगी वो उस फील्ड से रिलेटेड होगी, ठीक है। जैसे लॉ पढ़ेंगे तो लॉ की लैंग्वेज होगी, इसी तरीके से ऑडिट पढ़ेंगे तो उसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी वो उसकी होंगी, राइट? सो बेसिकली आपको बिजनेस राइटिंग इसलिए सिखाई जा रही है ताकि जब
आपके सामने कोई इस तरह का एक लेवल आए या इस तरह का कोई राइटअप या कोई आर्टिकल या कोई भी ऐसी चीज आए जो आपको पढ़नी है लाइक स्टूडेंट ऑफ कैफ, तो आपको वो चीजें समझ आए और आपको वो लिखनी आती हो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जो है यहाँ पर आपको सिर्फ इसलिए सिखाई जाती है, कॉम्प्रिहेंशन का जो वर्ड है ये पता है इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है? बचपन से किया है कॉम्प्रिहेंशन सबने? हाँ, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड, सिंपल। कोई भी चीज को समझना कॉम्प्रिहेंड करना कहलाता है, ठीक है। जब आप कहते हैं कि भाई आई अंडरस्टूड व्हाट यू सेड, तो इसका मतलब ये कहने का होता है कि यू हैव कॉम्प्रिहेंडेड व्हाट आई हैव सेड, ठीक है। तो एक तरह का ये सिनोनिम है किसका? अंडरस्टैंडिंग का, राइट। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपको इसलिए सिखाई जाती है कि आपको जब किसी भी किस्म की राइटिंग आपके सामने आए, किसी किस्म का कोई पैसेज राइटअप या आर्टिकल आपके सामने आए, तो आप उसे पढ़ के समझ सके। समझने का मकसद ये नहीं है कि आप उसे इंटरप्रेट मतलब ट्रांसलेट कर लें आसानी से, क्योंकि ट्रांसलेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ एट दिस लेवल, ठीक है। ट्रांसलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उस चीज को इंटरप्रेट करें। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि मैंने आपसे एक बात कही तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इस बात का बैकग्राउंड क्या है और इन्होंने इस वक्त ये बात क्यों कही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, राइट। तो लेट्स बिगिन विद द कोर्स। एक सेकेंड ये देख लेंगे ऑनलाइन में कौन क्या कह रहा है। अच्छा, इनका यस थोड़ा लेट आया, डोंट माइंड, no issues, right? So do you really want me to introduce myself, because I think you already know me who I am. किस किस को नहीं पता कि मैं कौन हूँ? Okay, you people have not seen the promotion. Okay, my name is Alia Hassan and I'll be taking your PRC1 here. Okay, so I am with IQ School of Finance since day one. Okay, when the AFC was there and PRC hasn't started. PRC शुरू नहीं हुआ था उससे पहले से, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा कोर्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। अच्छा, अगर आप सबके पास कोई चीज ऐसी है जिसपे आप कुछ लिख सकते हैं या नोट्स ले सकते हैं, तो प्लीज उसे निकाल लें, क्योंकि मैं आपको अभी सिर्फ इतना बताऊंगी आज, और उसके बाद हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। नंबर वन, इस बुक से यानी कि जो आपका स्टडी टेक्स्ट आईकैप की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है, इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड नंबर थ्री, कि हम इस कोर्स को किस तरीके से लेके चलेंगे, ये सारी चीज, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद पेपर, ठीक है। आपका जो पेपर होता है वो होता है, एक सेकेंड, PRC1 के पेपर में आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स होते हैं, अरे यार ये क्यों खुला हुआ है? 100, ठीक है। टाइम आपको मिलता है 2 आवर्स। मोड होता है आपका डिजिटल, लाइक यू पीपल हैव टू गो टू ICAP, ठीक है। और वहां पर आपको कंप्यूटराइज पेपर देने हैं, ठीक है। तो आपको लिखना कुछ नहीं है, टाइप करना है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका लैपटॉप या कंप्यूटर से बहुत ज्यादा कम कांटेक्ट है और उनकी टाइपिंग स्पीड कम है? अच्छा, तो जिन लोगों की टाइपिंग स्पीड लैपटॉप या कीबोर्ड पे कम है ना, मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आज से ही आप कोशिश करें कि इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड एंड ट्राई टू टाइप आउट एवरीथिंग। जो अभी आप प्रैक्टिस करेंगे या जो भी यहाँ अभी आप पढ़कर जाएंगे, तो आप उसको टाइपिंग वे में देखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको पेपर में टाइप करना है, तो रिटन स्पीड आपकी कितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन अगर आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है तो ऑब्वियसली फिर आपसे पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होगा। और इस पेपर का थ्रेशोल्ड जो होता है थोड़ा सा हाई होता है बाकी पेपर से। बाकी पेपर टेक्निकल कॉन्सेप्चुअल हैं, क्योंकि वो सारे इस तरह के कि उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप लोगों के लिए वो क्लियर करना इजी होता है। PRC1 इज कंप्लीटली राइटिंग बेस्ड पेपर, ठीक है। इसमें आपकी राइटिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश
समझने में और पढ़ने में और वोकैबुलरी में इश्यूज हैं, तो आज यानी कि पहली क्लास से आप अपने आप को एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक रूटीन दे दें कि मुझे इस तरीके से एक दिन में इतने वर्ड्स याद करने और मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करूंगा। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो पेपर आपका फौरन निकल जाएगा, लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे लिखना नहीं आता और मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता, तो फिर मैं उनका कुछ नहीं कर सकती, राइट। क्योंकि देखिए मैं आपको यहाँ पे टॉपिक समझाऊंगी, लिखने का तरीका समझाऊंगी, ठीक है, एग्जाम्पल दिखाऊंगी, बट ऑब्वियसली क्वेश्चन जो पेपर में आएगा वो मैं आपको एज इट इज इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि वो तो अननोन है, ये पेपर अननोन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे एक टॉपिक पे एक प्रैक्टिस टॉपिक दिया आपको और मैंने कहा कि इस पे आप ऐसे लिखें, ठीक है, और उस ऐसे को मैंने यहाँ चेक भी कर लिया, बट ऑब्वियसली जब पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वो दूसरा ऐसे होगा। लेकिन अगर आपको बेसिक तरीके से चीजों को लिखना आ जाएगा तो आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। सो हमारी क्लासेस जो हैं वो अगर उनका रेशो मैं आपको बताऊं तो 30% टीचिंग और 70% स्टूडेंट प्रैक्टिस पे होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है सबको? गुड। क्योंकि मैं आपको चीजें टॉपिक वाइज समझाऊंगी और एग्जाम्पलीफाई करूंगी, ठीक है, लेकिन उस सब चीजों पे प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस देती रहूंगी, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। कितने लोग हैं जो लिखने से घबराते हैं या नहीं चाहते लिखना कुछ? क्यों? अच्छा, सिर्फ कंप्यूटर, तो वो तो मसला नहीं है, क्योंकि आप एक बार थोड़ा सा उसके साथ आप अपने आप को कनेक्ट करें एंड ट्राई टू टाइप इट आउट थिंग्स, आपके लिए वो भी इजी हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मिस लिखना नहीं है, मूड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, उनको मैं बता दूं भाई कि वो आप अपना नुकसान करेंगे, ठीक है। सो डोंट डू दैट बिकॉज इट्स अ वेरी इजी पेपर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इनके क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया बेसिक के 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 50% आपके पासिंग मार्क्स हैं, 50 से एक नंबर भी नीचे हुआ वो फेल कर देते हैं, राइट। सो 49 पे भी फेल हो सकते हैं, सो डोंट ट्राई टू यू नो एक्सपेक्ट दैट। एंड देन 2 आवर्स मिलेंगे आपको एंड देन यू हैव टू डू 5 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 क्वेश्चंस मीन 20 मार्क्स क्वेश्चन ईच, नहीं एक क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा होगा और एक कम होगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 वुड बी कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपको सिर्फ एक पैसेज आएगा और उसके आपको करने होंगे MCQs, ठीक है। ये हो गए आपके 20 मार्क्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जब आपको पैसेज समझ आ जाएगा आप MCQs कर लेंगे। Once you're done with question number 1, question number 2 is again related to the same passage, लेकिन ये है प्रेसी। प्रेसी किसी ने की है कभी या सुना है? समरी की है? क्या होती है? निचोड़ देना है, हाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टोटली डिफरेंट, मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं है। हाँ, आप क्या कौन यहाँ से क्या कह रहे थे? खुलासा, हाँ। सो बेसिकली ये होता है कि जैसे आपने एक पैसेज पढ़ा जो कि लेट्स से 500 या 600 वर्ड्स का है, आपको उसका 1/3 करना है, ठीक है। तो यानी कि आप 150 160 वर्ड्स की एक समरी लिख देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समरी और प्रेसी में कोई फर्क नहीं होता है। अगर आपको समरी लिखनी आती है तो वी आर जस्ट गोइंग टू प्रैक्टिस इट आउट, तो वही चीज प्रेसी है, ठीक है। प्रेसी जो होता है ये आपका क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। इसके लिए कोई नई चीज नहीं है क्योंकि वही पैसेज है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अब आप उसको शॉर्ट करके लिख रहे हैं, तो ये प्रेसी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 होता है ऐसे। ऐसे जो क्वेश्चन है ये बेसिकली 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये डिवाइड होता है। डिवाइड इस तरह से होता है कि 10 मार्क्स होते हैं इसमें, इंट्रो के 10 मार्क्स होंगे नहीं, और 20 मार्क्स होते हैं इसमें ड्राफ्टिंग यानी कि पैराग्राफिंग, ठीक है।
प्लानिंग के 10 मार्क्स इसलिए हैं कि आपको प्लानिंग एक पूरे चैप्टर में पढ़ाई जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे वो प्लानिंग नहीं होगी कि आपने बुलेट पॉइंट्स में अपने ऐसे के पॉइंट्स लिखे और आप आगे बढ़ गए। यहाँ आपको प्रॉपर डायग्राम के थ्रू एक प्लानिंग दिखानी होगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग का वर्ड किस किसने सुना हुआ है? ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है जब आप कोई काम शुरू करने वाले होते हैं तो आपसे कोई, आपके जो सुपीरियर्स होते हैं वो कहते हैं कि ओके पहले तो आप प्लान करें कि आप ये काम करेंगे कैसे। तो जब आप उस चीज का एक स्ट्रक्चर, एक अपने स्केलेटन प्रोडक्ट यूज वो बनाते हैं अपने लिए, तो दैट इज बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि आप आइडियाज गैदर कर रहे होते हैं। जब हमारे पास आइडियाज आते हैं तो वो रैंडम वे में आ रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात है, आपको एक पार्टी प्लान करनी है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स बुला रहे हैं और वो आपकी लेट्स से बर्थडे है या ग्रेजुएशन है, व्हाटएवर, ठीक है। वो ऐसे नहीं होगा कि आपने कहा एक पार्टी करते हैं, चलो आप सबको फोन मिला दिया, नहीं, आप उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं कि वो कहाँ होगी, उसमें क्या क्या खाने में होगा, आप उसमें क्या एक्टिविटीज रखना चाह रहे हैं, किस तरह की थीम होगी, क्या होगा, सब कुछ करके फिर आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना शुरू करते हैं, राइट। सो द आइडियाज कम रैंडमली एंड व्हेन यू आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर एनी काइंड ऑफ ओकेजन, तो आपके पास रैंडम आइडियाज आ रहे होते हैं, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये सारे, फिर आपको उसमें से प्रायोरिटाइज करना होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, राइट, ऐसे ही होता है। तो सिंपली प्लानिंग के चैप्टर में आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी। ड्राफ्टिंग है उन्हीं पॉइंट्स को लेके पैराग्राफ में चेंज करना और एक ऐसे बना देना ना। सबसे मजे की बात ये है कि यूजुअली जो एसेज होते हैं उनकी लेंथ होती है, कितनी लेंथ होती है एक स्टैंडर्ड ऐसे की, कितने, 200 या 250 वर्ड्स, ठीक है। आई कैप आपसे सिर्फ 150 वर्ड्स मांग रहा है। तो मैंने बोला था ना 150, किसने बोला था 150? ठीक है, 150 वर्ड्स आपसे मांग रहा है। अब 150 वर्ड्स जो है ना, वो जो लोग जिन्होंने कभी एसेज लिखे हैं और जिनको आइडिया है उनको ये पता होगा कि 150 में किसी को किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखना इज इम्पॉसिबल। किस किस को लगता है इट्स इम्पॉसिबल एंड किसको लगता है इट्स पॉसिबल? इम्पॉसिबल, राइट। और किसको लग रहा है कि इट इज पॉसिबल? पॉसिबल है, गुड, ठीक है। क्यों पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? ठीक है, गुड, वेरी गुड, हाँ ठीक है, रेपिटेशन ना हो और लिखने के चोर हैं। ओके, बेसिकली 150 वर्ड्स ऐसे के लिए थोड़े से डिफिकल्ट इस तरह से हो जाते हैं कि देखिए एक ऐसे का स्ट्रक्चर है जो हमने बचपन से पढ़ा है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन, यही पढ़ा है ना। अगर बहुत ज्यादा वर्ड काउंट मिल गया किसी को, जैसे ओ लेवल्स में मिल जाता है 350 450, वहां पर आपको बॉडी पैराग्राफ्स डिवाइड करने होते हैं पॉइंट्स में 2 3 4 जैसे भी, ठीक है। तो आप 4 5 पैराग्राफ्स का एक ऐसे लिखते हैं। लेकिन 150 वर्ड्स का मतलब है कि आपका एक पैराग्राफ यानी कि जो इंट्रोडक्शन है वो 3 4 लाइन से ज्यादा का ना हो, तब जाके आप उसे मजीद एक्सप्लेन करेंगे, और फिर कंक्लूजन भी आपका 2 3 लाइन से ज्यादा का ना हो, राइट। तो अब अगर इस तरह से आपको एक ऐसे लिखना है तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा पॉइंट्स ढूंढ के डेवलप नहीं कर सकते, राइट। तो जो भी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा आप उसी को लेके एक्सप्लेन करेंगे और अपना ऐसे एंड करें। वो किस तरह से होगा, we'll see it in those classes when we are going to study essay completely, ठीक है। but this is how we are going to do it. I know it is a slight challenge but we will, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच इज लेटर। नाउ लेटर ऑल्सो कंप्राइज ऑफ 20 मार्क्स। लेटर ड्राफ्टिंग आपको क्लास में लेटर के चैप्टर में पूरी तरह सिखाई जाएगी। लेटर में दो चीजें आपकी असेस होंगी पेपर में, एक कि आपने क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरह समझ के उसके ऊपर कंटेंट डेवलप किया, टू आपने उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की। क्योंकि देखिए लेटर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इट्स नॉट ऐसे, ऐसे इज क्रिएटिव डॉक्यूमेंट। कोई चीज क्रिएटिव होती है ना, फॉर एग्जांपल आप में से आपके फेवरेट स्पोर्ट पे, आपका क्या फेवरेट स्पोर्ट है? क्रिकेट। अगर आपको मैं कहूँ क्रिकेट पे एक ऐसे लिखें तो आप लिख लेंगे, क्यों? क्योंकि आपको क्रिकेट आता है, आपको पता है क्रिकेट, पहले आप क्रिकेट एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप अपना कोई फेवरेट मैच की एग्जांपल्स दे सकते हैं, कुछ भी, तो यानी कि एक क्रिएटिव चीज है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अपने बॉस को आप एक लेटर लिखें और उन्हें बताएं कि जो है कंपनी में ये चीजें अब कम, ये रॉ मटेरियल हमें कम पड़ रहा है और हमें ये मंगाना है, तो इसके लिए आपको चीजें सोचनी पड़ेगी कि एक तो वो बॉस है,
मैं उन्हें एड्रेस कैसे करूं, ठीक है, फिर मैं उन्हें कितनी बात बताऊं कितनी ना बताऊं, ठीक है, व्हाट इज रेलेवेंट व्हाट इज नॉट, ये सारी चीजें। तो बेसिकली जब हम लेटर का चैप्टर पढ़ेंगे तो वील कंसिडर ऑल ऑफ दीज फॉर्मेटिंग इश्यूज एंड देन वी आर गोइंग टू राइट लेटर, ठीक है। तो लेटर इसीलिए 20 मार्क्स का आता है। लेटर का क्वेश्चन कभी कभी ट्विस्ट होके भी आता है, पता है कैसे? आपको वो पूरा लेटर लिख के देंगे, लेकिन कहेंगे कि इसमें से 5 या 8 गलतियां निकालें और फिर रीड्राफ्ट करें। अब वो गलतियां निकालने के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि सही लेटर क्या होता है, राइट? कि वो गलतियां हो सकती हैं ड्राफ्टिंग में, यानी कि फॉर्मेटिंग में, वो गलतियां हो सकती हैं लैंग्वेज में, क्योंकि देखिए फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज में बहुत फर्क है। दोस्तों में जैसे बात होती है वैसे ऑफिसेज में बात नहीं हो सकती है, until unless you are co-friend, I mean you're friendly with your co-worker. Otherwise, if you are in the organizational environment, you can't talk casually. ठीक है? So ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी तब जाके आप लेटर को ठीक तरीके से ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है? So ये एक तो लेटर का क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन में अक्सर ट्विस्ट ये होता है कि समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज फॉर मेमो, ठीक है, 20 मार्क्स। मेमो भी मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं, और अगर मेमो नहीं आया तो फिर ये सॉरी वोकैबुलरी में आता है, और ये भी 20 मार्क्स का ही होता है। अच्छा, अब वोकैबुलरी 20 मार्क्स की आती है। वोकैबुलरी जो है एक वाहिद चैप्टर है जो आपको याद करनी पड़ेगी। तो आपको आप में से किसी ने भी अभी तक स्टडी टेक्स्ट लिया है या देखा है? आपके पास है, पीडीएफ में है, राइट? पीडीएफ में तो मैं भी आपसे शेयर कर दूंगी when we will be having a proper group like on WhatsApp, so I'll share the PDF format with you, but obviously if you want to buy the study text it's available, right? So study text जब आप लेंगे ICAP का तो आप देखेंगे कि उसमें आपको ICAP ने vocabulary list दी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है? आपको मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने सिर्फ वो लिस्ट भी याद कर ली ना तो आप vocabulary का पार्ट क्लियर कर सकते हैं। Apart from that, I'll also provide you one list which is from ICAP itself, जो कि vocabulary list है, ठीक है? और उसके बाद आप कहते रहेंगे और मैं आपको vocabulary list देती रहूंगी, और जब तक आप 4-6 हजार वर्ड याद नहीं कर लेते मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि आपकी बुक आपको 3000 वर्ड्स दे रही है, तो उसके अलावा तो जो जितने भी आप याद करेंगे दैट वुड बी एडिशन, राइट? तो I know 3000 words is also a very big number, but I would suggest that make it a habit of learning at least 10 to 15 words on a daily basis. इतना तो कर ही सकते हैं। 10 to 15 वर्ड्स अगर आप डेली बेसिस याद करें और उनका यूजेज आपको पता हो कि कहाँ यूज हो सकते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी की एक लिस्ट बनने लगेगी, राइट? तो वोकैबुलरी का क्वेश्चन ये होता है। तो इस तरह से आपके पेपर के कितने मार्क्स हो गए? 100, राइट? सो आपका 100 मार्क्स का ये पेपर है और आपको इसकी तैयारी करनी है दिसंबर से पहले पहले, हो जाएगी? ग्रेट, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू योर स्टडी टेक्स्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, किसी किस्म का कोई चीज जो आपको लग रहा है कि ये कैसे होगा, क्या है, नहीं समझ आया, तो प्लीज पढ़ेंगे ना। अभी हमने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, ये तो मैंने आपको पेपर पैटर्न का बताया। पेपर पैटर्न में तो कोई इशू नहीं आ रहा, टॉपिक वाइज से जब हम पढ़ेंगे तो तुम्हें वो भी पता चलेगा व्हाट्स मेमो, ठीक है? सो लेट्स गेट बैक टू द बुक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं, मैंने उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं लगाया हुआ है, सो प्लीज डू आस्क एनी क्वेश्चन। यस नकीब, आप पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है। कैन यू जस्ट राइट इट इन द चैट सो आई कैन रीड आउट योर क्वेश्चन। जब तक ये लिख रहे हैं तब तक हम कंटेंट देख लेते हैं। जब ये बुक आप लेंगे तो इस बुक में आपको ये चैप्टर्स नजर आएंगे। सबसे कम चैप्टर, सबसे छोटी और आसान बुक पूरे पीआरसी में। सबसे बड़ी तो बेटा क्यूएम की बुक है, ठीक है, और उससे भी एक मोटी अकाउंट्स की बुक है, ठीक है। ये दो मोटी बुक्स है, ये तो बहुत ही स्लिम स्मार्ट अच्छी सी बुक है। ये तो आपको 6 चैप्टर दे दिए थे, इतने तो आपके आईटीबी में भी नहीं है, उसमें भी आपके 10 चैप्टर्स है, राइट? अब ये 6 चैप्टर्स में से भी मैं आपके लिए और आसानी कर देती हूँ, आपका चैप्टर नंबर 3 रिमूव कर देती हूँ।
So how many chapters are left for you now? Just 5 chapters, so no problem. हाँ हाँ, तो चैप्टर नंबर 3 आप समझे, आपका मैंने निकाल दिया. अब आपको सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3, 4 and 5. Oh sorry, 4, 5 and 6. No 3. ठीक है? Removed. अच्छा, इनका क्वेश्चन देख लेते हैं, then I'll start. Ma'am, will we be using the ICAP books only? No, you can use other resources as well. ICAP is a very thorough study text. ठीक है, ये वो study text है जो आपको एक पूरा concrete way में मिल जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर देखने की या बहुत ज्यादा resources ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन apart from this book also, when you will be added to a official group of this batch, then I will be providing you a lot of handout फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, तो आपको टॉपिक से रिलेटेड हैंडआउट्स मिलते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा. ठीक है, और जो नहीं करेगा वो खुद भुगतेगा. राइट, ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ. चलो, यहां तक बात समझ आ गई कि पेपर पैटर्न कैसा है, बुक में से हम क्या पढ़ने वाले हैं और कितना पढ़ने वाले हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 इज वेरी इजी. इट्स कॉल्ड राइटिंग प्रोसेस. देखिए, राइटिंग क्या ना, एक प्रोसेस होता है. राइटिंग प्रोसेस जो होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं. अगर वो 3 स्टेप्स आपको समझ आ जाएंगे तो आपके लिए कोई भी चीज लिखना कभी भी मुश्किल नहीं होगी. प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, पोस्ट राइटिंग. सिंपल. उनके कई नाम है जो यहाँ पर दिए हुए चैप्टर में: इंट्रोडक्शन, प्लानिंग, आइडिया जनरेशन, ड्राफ्टिंग और राइटिंग एंड रिव्यूइंग. सो अगर आप यहाँ देखें तो आपको one तो आप छोड़ दें. One is just a definition which you are going to read on your own. Planning and idea generation are basically the first step. पहला स्टेप है ये प्री राइटिंग. ड्राफ्टिंग और राइटिंग दूसरा स्टेप. ठीक है, और रिव्यूइंग तीसरा स्टेप है which is called पोस्ट राइटिंग. ठीक है, इस तरीके से हम ये चीज पढ़ेंगे. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि सब अच्छा यहाँ से क्लियर रीड कौन कौन यहाँ से कर सकता है? जो पीछे बैठे हैं वो कर सकते हैं? करो. यस, आप रीड करें जरा. हाँ, नहीं नजर. तो तुमने इतना सर क्यों हिलाया? इसीलिए मैंने पूछा था क्योंकि मुझे पता है पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा है. ठीक है, अच्छा. सो बेसिकली इट्स नॉट समथिंग रॉकेट साइंस, और ये कोई ऐसी चीज नहीं लिखी जो आप लोगों ने कभी जिंदगी में ना सुनी हो ना पढ़ी हो. इसमें वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की राइटिंग हो, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, ये 3 स्टेप के थ्रू ही होती है. ठीक है, अब आप इस चीज को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करते हुए सोचें. जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप चीजों को रिवाइज करके जाते हैं. ठीक है, जब आप पेपर देखते हैं तो आप एक चीज डिसाइड करते हैं. आप में से कितने लोग हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं और कौन से बाद में? क्योंकि बहुत से ऐसे भी होते हैं जो सोचते नहीं 1 2 1 से ही शुरू करो. तो आप लोग ये जो अच्छा आता है वो पहले करते हैं. वेरी गुड. तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है लोगों की जो लोग अप्लाई करते हैं. कि जहाँ पे हाँ, नाम लिखना तो जो है ना, वो तो हमारे पाकिस्तानियों का पुराना काम है. कुछ काम हो ना हो, नाम अपना पहले लिख देंगे. किसी दीवार हो, किसी गाड़ी हो, कुछ भी हो. राइट, अच्छा. तो बेसिकली जब हम प्लान, तो बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं कि ये जो डिसीजन हम ले रहे हैं कि ये पहले करना है, ये बाद में करना है, ये प्लानिंग है. ठीक है, उसके बाद भी आप ये सोचते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो मैं बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ, आप वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली दैट्स योर आइडिया जनरेशन एंड प्लानिंग. ये है प्री राइटिंग एक्टिविटी. वंस यू आर डन विद इट, उसके बाद आप कर रहे होते हैं सेकेंड प्रोसेस विच इज राइटिंग, जो आप क्वेश्चंस के आंसर देते हैं. जब आप पूरा पेपर कर लेते हैं तो पेपर करने के बाद कितने लोग हैं आप में से जो इतना टाइम अपने लिए छोड़ते हैं कि आप उसे एक रिवाइज कर सके पेपर को? गुड गुड गुड, वेरी गुड. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं नहीं करते हैं. दे उनसे या तो एग्जाम वो इन्विजिलेटर पेपर छीन रहा होता है, या फिर वो बेचारे आखिर 1 मिनट करके वो अपना आखिरी डॉट डाल के कहते हो गया. ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ट्राई नॉट टू फॉल इन दैट कैटेगरी, क्योंकि ये कैटेगरी में बहुत सी गलतियों के चांसेस हैं और आपको सही करने का मौका नहीं मिल रहा. तो टाइम मैनेजमेंट अपने अंदर लाएं और इतना अपने आप को स्पेस दे कि जब एक आंसर आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे का पेपर है ना, तो लास्ट के 10 मिनट्स खाली
आपके पास ऐसे होने चाहिए कि आप पूरा पेपर एक बार रिव्यू करें, जो ये यहाँ लिखा हुआ है। रिव्यूइंग का प्रोसेस कहलाता है पोस्ट राइटिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि मैंने एक काम किया, उसके बाद में उसे सिर्फ एक दफा फाइनली देख रही हूँ कि अगर इसमें कोई गलती है तो मैं उसे सही कर दूं। अब आपके पास तो इतना बड़ी एक तरह का एक इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। जी नकीब, आप क्वेश्चन कर लिया करें, डोंट रेज योर हैंड, यू कैन जस्ट राइट इन चैट, आई विल रीड योर क्वेश्चन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर यू। बेचारा सजा की तरह हाथ उठा के बैठा रहता है। सॉरी, एक्चुअली मैं स्क्रीन नहीं देख रही थी तो मुझे पता भी नहीं चलता है। सो बेसिकली मैं क्या बता रही थी, रिव्यूइंग। हाँ, सो जब आप रिव्यू करें तो आपको, आपके पास जो सबसे बड़ा चांस है वो ये है कि आप हैं डिजिटल स्टूडेंट्स, यू पीपल आर गिविंग द पेपर ऑन अ डिजिटल मीडिया। तो जब आप डिजिटल वे में पेपर दे रहे होते हैं तो आपके पास एक सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है कि अगर इफ यू हैव क्रिएटेड एनी एरर तो आप उसे आराम से डिलीट करेंगे और दोबारा उसकी जगह लिख सकते हैं। ठीक है, आपका पेपर गंदा नहीं हो रहा है। उसके अलावा आपके पास कई ऐसे ऑप्शन, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको बाद में याद आ रहे होते हैं और आप कहते हैं यार इसकी जगह ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, बेसिकली जो आपका रिव्यूइंग प्रोसेस होता है वो ये होता है। ठीक है, समझ आई? ओके, सो बेसिकली ये तीन चीजें आपका मेन एलिमेंट है किसी भी तरह की राइटिंग के लिए, चाहे वो मुश्किल राइटिंग हो या चाहे वो आसान राइटिंग। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, योर वॉइस इज कंटिन्यूअसली बीइंग इंटरप्टेड। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज सही? सारे वो तुम लोगों को तो आती रहेगी ना भाई। Nakib, now tell me, is it still interrupted or is it clear? चुप, साइलेंस मोड पे। क्या नाराज हो गया? कोई बात, it was clear before as well, तो फिर क्यों वो तो है। Okay, so then Nakib, you have to check your connection. Okay, okay, thank you, right। अच्छा, बेसिकली जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग, बोल लो भाई, तुम ही लोग बोल लो। वैसे भी अभी मैं कुछ ही क्लासेस में बोलती हुई नजर आऊंगी, बाकी में मैं चुप बैठूंगी और तुम लोग लिख रहे हो, राइट? ओके, प्लानिंग के पीछे हमारा एक पर्पस होता है। ओके, व्हाट इज योर पर्पस? आइदर वी राइट और टू गिव इंफॉर्मेशन। पर्पस हमारा क्या होता है? या तो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, या हम इंफॉर्मेशन इंक्वायर कर रहे होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर तीसरा पर्पस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंक्वायरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और आइदर क्लैरिफाइंग द इंफॉर्मेशन। कभी कभी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है बट वी आर नॉट अश्योर्ड कि ये सही है या गलत है, तो हम उसका फॉलो अप या हम उसकी क्लैरिफिकेशन मांग रहे होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द पर्पसेस। जब हमारे पास पर्पस होता है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा है उन्होंने किस तरीके से बताया है, दीज आर द कम्युनिकेशन पर्पसेस। क्या क्या पर्पसेस लिखे हुए हैं? यूजुअली हम एंजॉयमेंट के लिए कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर trying to invite people to certain occasion, that's for the enjoyment. A certain if ideas are understood and valued, for example मैंने आपको एक चीज पढ़ाई और फिर आपको एक टेस्ट दिया और आपने टेस्ट लिखा, तो उसका मेन पर्पस क्या है? आपको असेस करना है कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ आया या नहीं। ठीक है, तीसरा पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का? जो अभी मैंने बताया, शेयरिंग एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। फोर्थ पर्पस है टू डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंस एंड ट्रस्ट। क्या मतलब? बेसिकली जब आप कंपनीज में कुछ लिखते हैं, यानी कि आप लेटर्स लिख रहे होते हैं या बिजनेस राइटिंग जब आप करते हैं, तो यूजुअली उसमें जो आपकी लैंग्वेज या आपकी टोन या आपका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो ट्रस्ट बिल्डिंग पे होता है, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होगा उतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म आपकी बिजनेस लाइफ होगी। ठीक है, फोर्थ सॉरी लास्ट पर्पस है टू शो रिस्पेक्ट एंड बिल्ड रेपो। ये कब होता है? फॉर एग्जाम्पल आप सब मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप में से किसी ने बहुत अच्छा काम किया, तो अगर मैं आपको एक एप्रिसिएशन नोट दे रही हूँ तो इसका मतलब क्या है? that I am showing respect and appreciating you and that is also building up my rapport with you. ठीक है, सो मेरा और आपका नेटवर्क और स्ट्रांग हो जाएगा।
मेरी टीम बिल्डिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, राइटिंग के या कम्युनिकेशन के पर्पस होते हैं। ठीक है, ये तो पता है ना कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसा होता है, क्या होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। क्या स्टार्ट, कम्युनिकेशन क्या होती है? अगर बातचीत ना हो रही हो तो क्या कम्युनिकेशन है? ओके, अगर कोई वर्ड या वर्बल वर्ड या कोई अल्फाबेट इन्वॉल्व नहीं है तो क्या कम्युनिकेशन हो रही है? वो उस पे भी तो वर्ड्स है ना। इमोजीज भी ना हो, राइट, इमोजीज भी नहीं है। डू यू थिंक दैट इफ two people sitting in a room silently, are they communicating? Hmm? इशारों से नहीं। Yes, communication goes on, and communication is the only thing which goes on until you die. Communication के कई क्या कहना चाहिए उसके, there are several phases of communication. जिस कम्युनिकेशन की एग्जांपल आप लोग मुझे दिए जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन includes certain expressions. For example, when you type a message, you either type it with in words, यानी कि आप कुछ ना कुछ लिखते हैं, या emojis, right? और उसके अलावा अगर आप कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में, तो वो क्या होती है, जो आप बोल रहे होते हैं, whatever you are speaking that's verbal, whatever you are writing that's verbal. ठीक है, non-verbal communication is the communication which is another phase of it. वो कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ सब बैठे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और सबकी शक्लों से एक एक चीज मुझे पता चलती जाती है। ठीक है, कि कौन कितना इंटरेस्टेड है, कौन कितना लीस्ट इंटरेस्टेड है, कौन ये सोच रहा है कि क्लास कब खत्म होगी, कौन ये सोच रहा है कि अगली दफा आना है या नहीं आना है, एंड थिंग्स लाइक दैट. सो एवरीथिंग इज एक्चुअली एक्सप्रेस थ्रू योर फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड योर एटीट्यूड. ठीक है, ये है नॉन वर्बल. अब जब मैंने कहा था कि दो देयर आर टू पर्सन सिटिंग इन वन रूम, और क्या उसमें क्या उनमें कम्युनिकेशन है या नहीं है, और मैंने कहा हाँ है, वो इस बेसिस पे कि फॉर एग्जांपल आप की आज पहली क्लास है, आप यहाँ आकर बैठ गए, उस वक्त तक कोई नहीं आया, लेट्स सपोज, कौन सबसे पहले वैसे क्लास में आया था? आज आप आए थे, आपके बाद कौन आया? ये, ठीक है, आप दोनों आए, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नहीं. तो जब आप क्लास में आए तो आप दोनों ने एक दूसरे से कोई बात की? नहीं बात की. ठीक है, आपने उनसे कोई क्यों बात क्यों नहीं की? एक सेकंड, मैंने इनसे सवाल, अच्छा एक बात याद रखिएगा, क्लास में जिससे सवाल हो ना उसको सोचने का और बोलने का मौका दीजिएगा, क्योंकि अगर आप पीछे से अपनी, आई डोंट वांट टू से इट ऑन दिस थिंग बिकॉज ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, तो मतलब व्हेन यू ट्राई टू इंटरप्ट समबडीज थॉट, तो यू नो व्हाट हैपन, वो इंसान आपके क्वेश्चन के आपकी आपकी बोली हुई बात सुन के वही जवाब दे देता है. अब आप मुझे बताइए, आपने उनसे बात क्यों नहीं की? वो फोन चला रहे थे, वेरी गुड. जब आप फोन पे यूज कर रहे थे तो आपने इनको आते हुए देखा, ठीक है, आपने इनसे बात क्यों नहीं की? वेरी गुड, गुड, गुड. नहीं नहीं, इट्स अ वेरी बिग ऑनेस्ट आंसर एंड दैट्स वेरी गुड. आई एम रियली हैप्पी. एक सेकेंड जरा, ये मैं, एक तो ये मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों नहीं समझ. सो बेसिकली इन्होंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि इन्होंने देखा कि वो फोन पे है. ठीक है, और जब एक इंसान फोन पे होता है तो आप क्या अज्यूम करते हैं उसके बारे में? कि वो बिजी है, राइट? जो बिल्कुल आपके पहला एक थॉट आता है दैट ही इज बिजी. सो व्हाट ही इज कम्युनिकेशन, सॉरी, कम्युनिकेटिंग थ्रू हिज एक्शंस, उन्होंने वो चीज इंटरप्रेट कर ली. ठीक है, वो उन अगर अगर वो उनकी फोन यूज करते हुए भी बात करते उनसे, तो फिर यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट होती. इन दोनों के बीच में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थी, और उन्होंने उनके कुछ कहे बगैर ये चीज समझ लिया कि वो बिजी है, और उन्होंने इनसे इसलिए इनिशिएट नहीं किया क्योंकि जब उन्होंने इनको आते हुए देखा और देखा कि ये तो कुछ नहीं बोल रहे, तो उन्होंने अज्यूम ये कर लिया कि जब ये नहीं बात करा तो मैं क्यों करूं, मुझसे ज्यादा भारी है, right? So this is a thing, this is a very common thing in our society, right?
सो दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये वाली कम्युनिकेशन हर जगह चल रही होती है। हमें कभी कभी ये चीज रियलाइज इसलिए नहीं होती बिकॉज वी नेवर थिंक इन दैट वे, और हम कभी इतना डीपली जाके सोचते नहीं है। यूजुअली जब चार लोग साथ बैठे होते हैं तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये मैसेज मिल जाता है कि क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए या नहीं। और जब आपको कोई ऐसा मैसेज मिले कि एक बंदा आपके साथ कई मिनट्स या कई घंटों से बैठा है लेकिन उसने आपको कोई ऐसा साइन नहीं दिया है कि आप उससे फ्री हो, तो आपको खुद ही समझ आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ नॉन वर्बल मैसेज दैट पर्सन इज गिविंग यू। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है बड़ा सिंपल होता है। जो मैंने आपसे पूछा था आपने कहा नहीं आता। एक सेंडर है, उसमें एक रिसीवर है, ये तो दो पर्सन्स हैं। ठीक है, इनके बीच में जो प्रोसेस चलता है वो बेसिकली इस तरह से चल रहा होता है कि सेंडर मैसेज सेंड करता है किसी एक मीडियम में, वो मीडियम लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, अब वो लैंग्वेज किसी भी तरह की हो सकती है, साइन लैंग्वेज, इमोजीज, वर्ड्स और म्यूजिक और एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड मीडियम। चैनल क्या होता है? चैनल बेसिकली होता है कि आप उसको किस के थ्रू भेज रहे हैं। क्या आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं, क्या आप उसको ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं, या आप उसको टेलीफोनिक कॉल कर रहे हैं, या आप उसको ओरली कोई चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड चैनल। तो क्या क्या हो गया? सेंडर, मैसेज, मीडियम, चैनल, और उसके बाद वो चीज पहुंची रिसीवर के पास। जब वो रिसीवर के पास पहुंचती है तो वो उसे इंटरप्रेट करता है, यानी कि वो आप सुनता है, समझता है। उसके बाद वो क्या करता है? जवाब देता है। तो जो वो रिस्पॉन्ड करता है उसे हम कहते हैं फीडबैक। वो फीडबैक सेंडर को वापस मिलता है और उससे हमें पता चलता है कि क्या हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है या नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये क्लास है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम द सेंडर हियर। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू मैसेजेस थ्रू माय वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसमें मेरा मीडियम दोनों है, बायलिंगुअल है, इंग्लिश भी उर्दू भी है। ठीक है, और चैनल है कि मैं आपसे ओरली बता रही हूँ। मैं आपको जो ऑनलाइन बैठे उनके लिए ऑब्वियसली इट्स काइंड ऑफ जूम व्हिच इज अ चैनल। ठीक है, अब जब आप मुझे मेरे किसी सवाल का जवाब देते हैं, अगर वो जवाब सही है, इट मींस दैट व्हाटएवर आई हैव टॉट यू, यू हैव कॉम्प्रिहेंडेड इट वेल एंड आई एम गेटिंग अ राइट फीडबैक। इसका मतलब है कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि भाई रात हो रही है तो आप क्या नहीं दिन हो रहा है, तो उसका मतलब है यहीं पे एक डिस्टॉर्शन आ गई, और कम्युनिकेशन में डिस्टॉर्शंस आती हैं। ठीक है, अब वो डिस्टॉर्शंस किस किस तरह की होती हैं, किसी को पता है? किस किस तरह की डिस्टॉर्शन आ सकती है जिससे मैसेज सही कन्वे ना हो? वो डिसएग्रीमेंट क्रिएट होने के लिए इस प्रोसेस में कहीं डिस्टॉर्शन या डिस्टर्बेंस आनी चाहिए ना, वो क्या? मीडियम, वेरी गुड। यानी कि लिंग्विस्टिक डिस्टॉर्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात कर रही हूँ फ्रेंच में, आपको नहीं समझ आ रही, या आप में से किसी ने मुझसे बात की किसी रीजनल लैंग्वेज में, मुझे नहीं समझ आएगी। राइट, सो जैसे ही लैंग्वेज का एक फर्क आएगा, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगी। अब जब आप फीडबैक देंगे तो फीडबैक मेरे काम का नहीं, इसका मतलब है कम्युनिकेशन प्रोसेस बेकार। ये पहली टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन है जिसे हम कहते हैं सिमेंटिक डिस्टॉर्शन। ठीक है, सिमेंटिक का मतलब होता है लैंग्वेज, दो गलत अलग तरह की लैंग्वेज, डिस्टॉर्शन आ गया। ठीक है, पेरेंट्स में और आप में होता है सिमेंटिक डिस्टॉर्शन। ठीक है, अभी बताती हूँ और आएगा। मैं आप जिस जनरेशन के हैं, आप क्या कैजुअल वर्ड्स डिफरेंट है, because you people use textual language most of the time, you're typing text and you're using it in your जैसे मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि ओके JBH क्या होता है ये ये बात पेरेंट्स को नहीं समझ आएगी until unless they try to communicate and try to understand it from you। इसी तरीके से BDW by the way, okay, and then इसी तरीके से ये तो बहुत होता है LOL, right? So all of these textual languages are your generation language. When you talk about these languages with your parents, तो उनको distortion आ जाएगी। ठीक है, वो आपसे कहेंगे क्या मतलब, फिर आपको समझाना होगा, और अक्सर आप लोग गलत भी समझाते हैं। You people are very sharp. Okay, so anyway, so ये होती है semantic distortion। एक distortion आ गई, अब एक और distortion भी होती है। मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, बहुत खामोशी है, सब चीजें पीछे तक सबको समझ आ रही है, अचानक से यहाँ पे ड्रिल शुरू हो जाए,
किसी कमरे में ड्रिल होने लगे या कोई वेल्डिंग या किसी किस्म का काम होने लगे, क्या आपको मेरी आवाज साफ आएगी? नहीं। तो ये किस तरह की वो है डिस्टॉर्शन, फिजिकल डिस्टॉर्शन। चैनल नहीं नहीं, फिजिकल डिस्टॉर्शन है, यानी कि ये चीज हो रही है ना, मतलब पंखा चल जाएगा तो मुझे चीखना पड़ेगा, अगर ड्रिल शुरू हो जाएगा तो मुझे चीखना पड़ेगा, हो सकता है मैं ना चीख पाऊं तो आपको मेरी आवाज ही ना आए, तो फिर क्या होगा? फिजिकल डिस्टॉर्शन, राइट? एक डिस्टॉर्शन और होती है। आप में से कितने लोग हैं जो लेट नाइट जंकीज हैं, यानी कि देर तक जागते हैं? मैक्सिमम कितना जागते हैं आप? वाह भाई वाह। और फिर आप 4-6 बजे, आप 6-6:30, और फिर कब सोते हैं? बस सो जाते हैं फिर 6-6:30, और फिर उठते कब है? भाई जुल्म हो गया, जुल्म। वैसे यूजुअली आप लोग कब उठते हैं? ये तो यार, तुम लोग सुबह जब अपनी हाँ, क्या कब सोते हो तुम रात में? नहीं, आपसे पीछे, हाँ। 4? क्या करते हो तुम लोग 4-6 बजे तक? हैं? क्या करते हो? पढ़ते हो? वाह भाई, डेफ बीइंग ऑनेस्ट भाई। देखिए, ये क्लास आपको ना ऑनेस्ट होने का एक वो देती है कि आप प्लीज बी ऑनेस्ट एंड टेल मी कि 6 बजे तक आप क्या कर रहे हो, राइट? सो एक तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि पीपल दोज हु डोंट स्लीप एट नाइट और डू नॉट टेक 6 to 8 hours sleep, they die young. So this is very bad, not only for you, और also for your parents and family. तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि देखिए हेल्थ को हमारे मुल्क में ना कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। वी ऑलवेज कीप इट असाइड, और बाकी सारी चीजें ऊपर, लेकिन हेल्थ पीछे, और इसीलिए हमारे अजीब अजीब सी बीमारियां हो जाती। खैर, तो मैं आपको ये बताई थी कि जब हम जो लोग रात को जाग के और ये आ गए हैं 8 बजे, 8:30 बजे उठ के आज, तो यू टेल मी कि आपके दिमाग में कितनी कैपेसिटी है कि आपको मेरी हर बात समझ आ रही है ना? दिस इज ऑल्सो अ डिस्टॉर्शन। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करूं। आप फिजिकली तो यहाँ प्रेजेंट हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट फ्रेश, you are not in that state of mind where you can understand things clearly. So that's called, वो तो हो गई ना, साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आप फिजिकली प्रेजेंट है बट मेंटली प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग कभी सो जाता है, कभी कहीं चला जाता है, रैंडम वे में चल रहा है, ठीक है? और उसमें क्या होगा कि जब मैं इनसे कम्युनिकेट करूंगी और इनसे रिस्पॉन्स लूंगी, तो कभी तो रिस्पॉन्स सही मिल जाएगा अगर इनको मैंने बिल्कुल फोकस करके बोला, लेकिन अगर रैंडमली पूछूंगी तो मे बी इनका रिस्पॉन्स सही ना, राइट? सो मीन्स के यहाँ पर साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन आ गई है, ठीक है? एक और चीज है, हाउ मेनी ऑफ यू आर, वैसे तो आई होप एंड आई प्रे दैट यू ऑल आर फाइन, बट इज देयर एनीवन हु इज गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ एलिमेंट और सिकनेस? गला खराब, खांसी, कुछ भी, सर में दर्द, व्हाटएवर, क्या हुआ है? नजला हो रहा है ना? सो व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड यू आर इन अ वेरी इंटेंस कम्युनिकेशन, that is also going to create a hurdle in between your process. क्योंकि नजले में एक चीज होती है, कान बंद होने लगते हैं, राइट? तो ऐसा होता है बुखार में, यू कांट कॉन्सेंट्रेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज आपके हेडेक स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डिस्टॉर्शन। इसका मतलब ये है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आपकी बॉडी ही आपका साथ नहीं दे रही है। It needs rest. So if your body needs rest, then definitely आपकी डिस्टॉर्शन बनेगी वो, और आपकी कम्युनिकेशन में खराबी हो जाएगी। अब बताइए, मैंने कितनी कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शंस बताई हैं? नेम इट, बताओ, नेम इट। मीडियम, क्लास के बाद मिलना, राइट? और बताओ। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक एंड फिजिकल, ठीक है? ये 4 तरह की डिस्टॉर्शन बहुत कॉमनली आती हैं जब आप किसी किस्म की कम्युनिकेशन में आप इन्वॉल्व होते हैं। एक डिस्टॉर्शन और है, वो कब आती है? व्हेन यू आर डूइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इन दिस प्रेजेंट टाइम, एंड दैट इज कॉल्ड डिजिटल डिस्टॉर्शन, ठीक है?
वो इसलिए आती है क्योंकि ऑब्वियसली अब वो चीज इंक्लूड हो गई है कम्युनिकेशन की डिस्टॉर्शन लिस्ट में, बिकॉज के नाउ वी आर इन द मॉडर्न एरा एंड नाउ वी आर ऑलवेज डिजिटलाइज्ड, वी आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म लाइक कंप्यूटर के थ्रू हम बात करें। फॉर एग्जांपल जो बच्चे ऑनलाइन है, अचानक से इंटरनेट बंद हो जाए तो ये किस तरह की इंटरप्शन है? ये डिजिटल है, क्योंकि इसमें ये जो ग्लिच है, ये ग्लिच ना तो कम्युनिकेशन सेंडर की तरफ से आ रहा है, ना रिसीवर की तरफ से आ रहा है, ना एनवायरनमेंट की तरफ से आ रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो कोई भी चीज जो टेक्नोलॉजिकली आपके बीच में आ रही है एज अ डिस्टॉर्शन या इंटरप्शन, दैट्स डिजिटल डिस्टॉर्शन। ठीक है, सो टोटल जो 5 तरह की इंटरप्शन आपकी कम्युनिकेशन को खराब कर सकती है वो ये है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ऑडियंस कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा याद रखें कि जब आप लेटर्स भी सीखेंगे, आप मेमोज सीखेंगे, आप किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन प्रोसेस सीखेंगे, आपको ऑडियंस की इंपॉर्टेंस हर जगह बताई जाएगी। ना ऑडियंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, मतलब ऑडियंस क्यों इंपॉर्टेंट होती है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ऑडियंस इज योर टारगेट बेसिकली, क्योंकि अगर आपको ऑडियंस का फीडबैक नहीं आएगा तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल था या नहीं। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस आपने एक लेटर लिखा, ठीक है, और लेटर है रिस्पॉन्स लेटर, ठीक है, और किस चीज का रिस्पॉन्स है? आपकी एक कंपनी है जो लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है, मोबाइल्स आ जाते हैं, हेडफोन्स आ जाते हैं, एयरपॉड्स, ये सारी चीजें आ रही है। ठीक है, आपने ये प्रोवाइड किया, आपका एक बायर है, उसने आपसे ऑनलाइन ऑर्डर करा या जिस तरह भी लिया, आपसे लिया और उसमें आ गई खराबी। अब वो आपको एक कंप्लेन लिख रहा है कि भाई आपका जो ये सामान है ये बिल्कुल बकवास है, ये बिल्कुल नहीं चल रहा और मुझे तो ये वापस मैं भेज रहा हूँ और मुझे मेरे पैसे चाहिए। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? सॉरी। तो सॉरी को क्या करूं मैं? जल्दी बताओ क्या रिस्पॉन्स होगा अगर तुम्हारी कंपनी से मैंने कुछ खरीदा और वो सड़ा हुआ निकला और मैंने वापस कर दिया और मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए? है क्या? आप मुझे रिस्पॉन्स में लिखेंगे क्या? आप क्या देंगे, लिख के देंगे मुझे? मुझे क्या बोलेंगे आप? वेरी गुड। जैसे आपने मुझे पैसे वापस किए तो अब आप ये समझ जाएंगे, मैं तो फोन मांगी, अरे वो कंपनी बड़ी अच्छी, कुछ भी मंगाओ, 2 बुराइयां करो, पैसे वापस, उसका आपकी मर्जी। ठीक है, कंपनी बंद। राइट, कंपनी बंद हो जाएगी क्योंकि कितनों को पैसे वापस करता है, फिर तो काम ही नहीं चलेगा। राइट, कौन था वो जिसने कहा सॉरी? ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सॉरी बिहेवियर, डोंट डू दिस। हाँ, और कोई मुझे बताया कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? जी। आप अच्छा, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं यानी कि आपकी इतनी पुरानी कस्टमर, मैं अब आपका रिव्यू लिखती हूँ नेट पे और मैं अभी कंपनी को बदनाम करती हूँ। आपको पता है आप किस दौर में रह रहे हैं? एक रिव्यू जाता है, एक पेज पे जाएगा, 10 लोग उसे शेयर करेंगे एंड देन योर कंपनी इज गोइंग टू बी ब्लैकलिस्टेड। जी। हाँ, वेरी गुड। One of the good responses would be you apologize and you try to provide them some alternate service. आपने बोला सर्विसेज दूंगा, लेकिन बहुत जनरल बात थी, उन्होंने कहा कि वो रिपेयरिंग की सर्विस यानी कि मेंटेनेंस सर्विस देंगे। ठीक है, कुछ लोग इस पे ऑफर देते हैं कि ओके ठीक है, आप ये प्रोडक्ट खराब हुई है, इसकी जगह हमारे पास ये चीजें अवेलेबल है, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस इन द सेम प्राइस। ठीक है, तो आप उनको ऑल्टरनेट्स देंगे। राइट, ये ये तरीका होता है to maintain a good relationship with your clients and customers। ठीक है, अब अगर आप उनको डायरेक्ट, या तो आप ये बोल दें कि सॉरी भाई ये ले आपके पैसे, रॉन्ग रिप्लाई, इसका मतलब है आपने ऑडियंस को समझा ही नहीं। ऑडियंस भी जरूरी नहीं है हर दफा ऑथेंटिक हो, जैसे उन्होंने अच्छा, फिर एक उनका रिप्लाई कि आज के दौर में कह रहे मैं तो आप पहले इंक्वायरी करूंगा आप सच भी बोल रही है या नहीं। वो भी दैट्स अ वेरी ऑफेंसिव वे ऑफ सेइंग। सो अब आप किसी को ऑफेंड करेंगे तो फिर आपको तो पता है जब क्लाइंट या कस्टमर जो पैसे देता है वो कैसा होता है, कहीं पे भी आप पैसे देंगे तो आप तो वहां चौड़े हो जाएंगे, जाहिर है। तो उसके बाद आप अगर सामने से ये सुने कि आप झूठ बोल रहे,
तो आप ये कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ dealing with the audience. Yes, but if you try to agree to what they are saying and then bring up your point, that is the correct way and the smartest way of dealing it. किसी की भी बात लाइफ में जब कोई आपसे कोई आप पे कोई ब्लेम करे आपको, या किसी बात पे ऐसी बात करे जो कि आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात बारे में, तो आप उसको कभी डायरेक्ट गिनेंगे नहीं नहीं गलत बोल रहे हो। तो as soon as you say it, you are actually breaking up the rapport with that person. What you have to say is you have to tell them that okay, great, I understand what you're saying, and what my point is, this is the real actual reason. ठीक है, तो आप क्या करें, आप उसकी बात को अग्री करें, उसको एक तरफ रखें और फिर बताएंगे ठीक है जो आप कह रहे हैं वो सही है, और वो सही होगा क्योंकि वो आप कह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने किसी तरह से पता करके ही बोला होगा, और मैंने लेकिन इसके बारे में जो पता किया वो ये है। तो अब आप देख लें दोनों में क्या मैच हो रहा है। ठीक है, जब आप इस तरह से इस टोन में या इन वर्ड्स के साथ बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बंदा जो आप पे इल्जाम लगा रहा था या ब्लेम कर रहा था, he is going to start listening to you and he might agree to your point. This is the best way of persuading or convincing people. ठीक है, आपको अभी persuasive letters जब सिखाए जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, then you will understand that persuasive language is used in every communication process. अगर आपको अपनी बात मनवानी है और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है तो आपको परसुएट करना आना चाहिए। यहाँ पे वो आपको कहता है एक चीज और बिजनेस में सिखाई जाती है, यू अप्रोच। किसी ने यू अप्रोच सुनी है कभी? क्या होती है यू अप्रोच? हाँ, यू अप्रोच का मतलब है कि जब भी कोई अच्छी चीज है या जब भी कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको लगता है कि इससे मुझे आगे जाके फायदा हो सकता है, आप वहां ऑडियंस को हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, कंप्लेन के रिस्पॉन्स में हमेशा आप पहले अपोलोजाइज करते हैं, and then you agree to what they are saying, and then you bring up your point. That's you approach. It means that you are prioritizing who? Receiver. Similarly, मैं आपकी बॉस हूँ और मैंने आपसे बोला कि भाई डेडलाइन आपकी कल की है और अब तक आपका कितना काम हो गया है। आप अगर मुझे कहें कि कल है ना डेडलाइन में मिल जाएगा आपको काम, ये क्या, ये यू अप्रोच है? नहीं, इसका मतलब है आपने मुझे वो जवाब नहीं दिया जो मैं सॉरी उस बात का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे सवाल किया। मेरा सवाल था कि अभी तक कितना काम हो गया है। अगर आपने मुझे इससे एक भी चीज इररिलेवेंटली बताई कि कल पूरा हो जाएगा, तो ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो हमेशा याद रखें, कम्युनिकेशन जब ऑफिशियल लैंग्वेज या ऑफिशियल एनवायरनमेंट में होती है तो जो आपसे जितना पूछता है आप उसको उतना जवाब देते हैं, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताते। Because if you talk irrelevant, then it's not you approach, it's all about you, यानी कि me, और इससे रिसीवर आपका अगर वो आपसे सीनियर है तो ऑफेंड भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, लेट्स मूव। यहाँ तक बात समझ आ गई है कि ऑडियंस क्या होती है? साइज और कॉम्पोजिशन, whom the message is for, one person, team, cluster, international partner, level of understanding, are the target audience group of scientists or elderly or some, ये सारी चीजें आपको क्यों बताई जा रही है, क्यों देखी जाती हैं? जब हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं या लिखते हैं तो बेसिकली हमें ये सब इसलिए बताया जा रहा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ओ लेवल्स किया है? एक दो तीन, तीन लोगों ने, ठीक है, और बाकी नॉर्मल इंटरमीडिएट, राइट? जिन्होंने ओ लेवल्स किया हुआ है, अब आप ये बताएंगे जब आप फॉर्मल लेटर्स लिख रहे होते हैं इंग्लिश के पेपर में, जब आपको फॉर्मल लेटर लिखने के लिए आता है डायरेक्टेड राइटिंग में, तो आपको कहा जाता है कि जो क्वेश्चन में पूछा जाए जितने बुलेट पॉइंट्स हैं उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं लिखनी, 250 वर्ड्स का ही लेटर होना चाहिए बस, इससे ज्यादा कुछ ना हो, राइट? इसी तरीके से, अब मुझे इंटर का थोड़ा याद नहीं है, आई थिंक आप लोगों के पास भी लेटर राइटिंग या कोई चीज ऐसी आती है, एप्लीकेशन या कुछ? हाँ, फर्स्ट ईयर में आता है ना? हाँ, तो उसमें भी आपको कहा जाता है कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें आप। जब हमेशा याद रखें कि जो फॉर्मल राइटिंग्स होंगी उनमें हमेशा हमेशा सिर्फ वो चीजें फॉलो की जाएंगी जो आपसे पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू whom you are writing, बाहर चले जाओ अगर बात करनी है। ठीक, अच्छा ठीक है। सो द थिंग इज कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज आपसे पूछी जा रही है ऑफिशियल एनवायरनमेंट में, आपको बस उतना बताना है। और
लैंग्वेज, वर्ड्स, कॉन्टेक्स्ट सब उस हिसाब से लिखना है जो आपके क्या कहते हैं, जो आपकी ऑडियंस की डिमांड है. देन expectations and response, रिलेशनशिप, वर्क एनवायरनमेंट, एजुकेशन, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, एज, ये सारी चीजें आपकी राइटिंग में बहुत मैटर करती हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बॉस जो है ही बिलोंग्स टू ओल्डर जनरेशन, ठीक है, एंड यू आर अ न्यू कमर, अ फ्रेशमैन, ठीक है, तो आपकी और उसकी लैंग्वेज में बहुत फर्क होगा. यूजुअली जो उस जनरेशन या आपसे 2 या 3 जनरेशन पुराने लोग हैं, वो किस तरह की बातें करते हैं, दे ऑलवेज रिलाई ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस, दे आर वेरी वेरी डिस्टेंट विद द टेक्नोलॉजी. उनको लगता है चीजें लिखी हुई नहीं है, फाइल नहीं हुई हुई तो सही नहीं है. आप ये कह रहे होते हैं कि भाई हमने अगर इस पे एक फाइल बना दिया है, इस पे ड्राइव पे हमने डाल दिया, या हमने एक प्रेजेंटेशन ऐसे बना दिया, तो दैट्स फाइन, क्योंकि आपकी जनरेशन को ये इजी लगता है. जैसे अब आप देखते हैं कि ऑफिस में व्हाट्सएप कल्चर इज वेरी कॉमन. हर कंपनी का एक अपना व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप है जिसपे मैसेजेस फ्लोट होते हैं. अभी भी कुछ ऐसे लोग होते हैं ऑफिस के जो काफी सालों से काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली तो दे बिलोंग टू द प्रीवियस जनरेशन, उनको वो व्हाट्सएप कल्चर अच्छा नहीं लगता. दे गेट ऑफेंडेड कि ये क्या हर वक्त मुझे मैसेज करा जा रहा है ऑफिस के बाद भी, ठीक है. बट न्यू कल्चर इज टोटली डिफरेंट. बैंकिंग का अगर किसी को थोड़ा भी आइडिया हो, तो पहले जमाने में बैंक के एक पर्टिकुलर टाइम होता था, 9 to 5. 5 o'clock यू कैन लीव योर बैंक, राइट. एंड देन यूजुअली जो बैंकर्स होते थे वो 6, पौने 6 तक अपने घर पे होते थे. अब बैंकिंग का जो कल्चर है दैट्स टोटली डिफरेंट. इट्स वेरी कंपेटिटिव. क्यों? क्योंकि हर चीज डिजिटाइज्ड हो गई है. ऑप्शंस लोगों के लिए बहुत हो गए हैं. एटीएम आ गया है, तो ऑनलाइन बैंकिंग आ गई है, ऐप बैंकिंग आ गई है, हर चीज आ गई है, राइट. तो जितनी ज्यादा आपको चीजें मिल रही हैं, उतनी ज्यादा बैंकर्स के लिए मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनको ये सब मेंटेन करना है ना. पहले तो वो सिर्फ एक आपके अकाउंट और चेक्स मेंटेन करते थे, अब वो ये एप्स और ये इन सब चीजों का डेटा भी मेंटेन कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली अब उनका कोई ऑफ टाइम नहीं है. सो यूजुअली बैंक्स गेट ऑफ रियली लेट. अब आप देखें बैंकर्स अपने बैंक में से कब कब निकल रहे होते हैं, 8 बजे, 10 बजे, depending on the quantity of work they are doing, right? So this is how the things change and trend change, and also the communication changes. अब ये देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दी है बड़ी जबरदस्त बुक में. न्यू क्लाइंट और ओल्ड क्लाइंट. न्यू क्लाइंट को क्या लिख रहे हैं आप? डियर मिस्टर नवीद, the information you requested regarding our product is enclosed for your reference. The product you are interested in is available within your region with complete after sales service. समझ आई यहाँ तक बात? Our customer service representative will be in touch with you over the week for your assistance. Thank you for choosing us as your supplier. Sincerely, समी बाबर. ठीक है, इसका मतलब है ये इन्होंने कोई ये सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है. इन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट थी उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है दे दी, और उन्होंने कहा कि आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल भी है और ये आपको मिल जाएगी. सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने इस तरह से दी. अब एक ओल्ड क्लाइंट से वो कैसे बात कर रहे हैं, जस्ट सी द डिफरेंस, ठीक है. फिर हम देखेंगे टेक्निक क्या है. ओल्ड क्लाइंट से वो कह रहे हैं, डियर गनी, होप यू आर इन गुड हेल्थ. I have just shared the information you requested earlier. I hope this will suffice for the services you are interested in. Please let us know when you will be available. I will send our service representative at your address, who will surely take care of the installation. Feel free to get back for any further queries or concerns. Take care, Sameep Babar. क्या difference है? Approach, very good. और न्यू क्लाइंट से कैसी अप्रोच है? बहुत फॉर्मल, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मल प्लस थोड़ी सी डिटेल्ड, यानी कि चीजों को थोड़ा सा समझाया गया है. पुराने वाले से कैसे बात हो रही है? हाँ, ठीक है. आप जब किसी पुराने क्लाइंट या आपका कोई जो पुराना फ्रेंड होता है, उसको आप कैसे कहते हैं, यहाँ पे पहुंचो, बस. उसको पता होता है कहाँ पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है और कब पहुंचना है, किसके लिए, ठीक है. एंड व्हेन इट, और उसके बाद जो है और नया फ्रेंड अगर आपका बनता है तो आप उससे किस तरह बात करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, है ना. इसी तरह आप बात करते हैं. जब आप इस तरीके से शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर एक्चुअली बिल्डिंग अप अ रेपो, और पहले वाले से आपकी रेपो बिल्ड हुई भी है, राइट. सो आपकी कम्युनिकेशन भी टाइमली चेंज होती जाती है. जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो आप देखेंगे कि पहला लेटर जब आप लिखेंगे वो डिफरेंट होगा, उसी बंदे को जब आप दूसरा लेटर लिखेंगे दैट वुड बी डिफरेंट, एंड सो ऑन, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी इवॉल्व.
कंटेंट क्या चीज होती है? कंटेंट एक सिनोनिम है किस चीज का? मैसेज का। एग्जैक्टली यानी कि इंफॉर्मेशन हो, मैसेज हो, जो आपका मैसेज है दैट्स योर कंटेंट। आप लेटर में लिख के आ रहे हैं वो आपका कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट यहाँ क्या है? कंटेंट आपके होते हैं या तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मैसेज एंड हाउ इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। एक तो ये कि आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तीन चीजें आपके लिए हर दफा बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तीन क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखें। चौथा भी होता है एक ऑप्शनल क्वेश्चन, वो मैं आपको बताऊंगी। नंबर वन, इफ योर वाई इज क्लियर यू कैन स्टेप फॉरवर्ड। वाई का मतलब है आपका पर्पस, क्यों कर रहे हैं आप, किसी को लेटर क्यों लिख रहे हैं, आपको ये काम क्यों करना है, PRC1 क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। वेरी गुड, कैफ में आने के लिए। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी को ही अपना फील्ड बनाना है तो आपको ये चीजें पढ़नी है। व्हाई, इफ योर व्हाई इज क्लियर देन यू नो व्हाट। नाउ इफ यू नो योर व्हाट इज मींस कि आप, अगर आपको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है आपको पता चल गया, तो क्या पढ़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट? आपको पता होना चाहिए आपको ये 5 प्री रेक्विजिट पेपर्स पढ़ने ही पढ़ने। ये क्लियर होंगे देन यू विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, once you know what and why, then the third part will be how to study it. Now you know that this paper needs writing practice. ठीक है, राइटिंग और रीडिंग आपकी स्ट्रांग हुई, आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। इसी तरीके से जिसका मैथ्स और स्टैट्स ये सारी चीजें आपकी स्ट्रांग होंगी, QM आपका क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, आपका बिजनेस निकल जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी आपका यही है, हाफ ऑफ इट इज कॉन्सेप्ट एंड हाफ ऑफ इट इज मैथमेटिकली होता है ना थोड़ा सा, राइट? सो ये सारी चीजें आप देखें कि इसी तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू हैव टू स्टडी ऑल दीज पर्टिकुलर पेपर्स। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो एक ऐसे ही हम रखते हैं, यानी कि वो इसलिए हम रखते हैं कि देखिए लाइफ में अगर आप ये 4 विंडो पे अपने क्वेश्चंस रख लेंगे तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स एंड डू थिंग्स इन लाइफ। व्हाट इफ, व्हाट इफ का मतलब होता है प्लान बी। अगर, हाँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं कह रही मैं, बट स्टिल I would say that you should have a plan B. एक smart minded इंसान के लिए plan B तैयार होना is the most important thing. जो लोग प्लानिंग ही नहीं करते हैं ना लाइफ में, जो कहते हैं नहीं हो जाएगा सब ठीक है, I know it's a very good that you have a strong faith, but still you have a mind and you're a mindful being. तो try to plan for something which is सूटेबल ऑप्शन। अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में भी जाते हैं तो वो आपसे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन पूछते हैं कि आपका मेजर आप क्या रखेंगे, ये रखेंगे, और इसके अलावा 2 आप एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी बता दें कि अगर इस डिपार्टमेंट में नहीं हुआ तो कहाँ होगा। ठीक है, तो ये आप भी जब अपना मैट्रिक या O लेवल्स कंप्लीट करते हैं, सो यू कीप अ लॉट ऑफ मेजर्स इन योर माइंड कि अगर ये फील्ड नहीं मिली और इतने अच्छे मार्क्स नहीं हुए तो मैं ये कर लूँ, राइट? सो द थिंग इज के ऑप्शन बी रखना इज नॉट बैड। सो व्हाट इफ की भी तैयारी आपको करनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कंटेंट एंड मैसेजेस। ना उन्होंने आपको बिजनेस मैसेजेस में कुछ चीजें बताई हैं कि मैसेजेस जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि आपका मेन कम्युनिकेशन का जो है ना वो एक तरह का जिस्ट होती है। जिस्ट का मतलब होता है द लाइफ ऑफ योर कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन मैसेज। आप जैसा मैसेज देंगे उस हिसाब से आपकी कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगी। एन आंसर टू अ क्वेश्चन, information that the recipient should remember for future reference commonly referred to as for your information। अच्छा, ये तो उन्होंने आपको एब्रिविएशंस बताई है जो अब मॉडर्न टाइम में यूज होती हैं। FYI एक्रोनियम है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से होता है प्लीज फाइंड द डॉक्यूमेंट, तो ये क्या होता है PFD। ठीक है, ये आप अक्सर ईमेल में लिखेंगे, आपको लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब है कि अटैचमेंट अटैच हुई हुई है या कोई डॉक्यूमेंट अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा ये चीजें सिर्फ थियोरेटिकल है, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा जब आपके पास बुक आ जाए। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरिंग, वॉल्यूम एंड रेलेवेंस, ये बेसिकली ये बताने की कोशिश की है कि कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो होता है वो अपने पर्पस के अलावा कुछ कोई बात नहीं करता। यानी कि जिस पर्पस के लिए लिखा जा रहा है उसमें से वही बात होगी, उसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। मतलब आप फॉर्मल लेटर में हालचाल नहीं पूछते कि और भाई खाना खाया, पढ़ाई कैसी चल रही है, घूमने गए, ये सब नहीं, ये इनफॉर्मल में होता है। ठीक है,
एंड द ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्डर आपको ये बताता है कि क्या चीज पहले आएगी, क्या चीज बाद में आएगी। ठीक है, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा उससे कम है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से लेटर लिखा जाता है, तो उसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर फॉलो होता है। डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर को हम ड्रॉ करते हैं पिरामिड की शक्ल में। ठीक है, सो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि आपको पहले बताया जाएगा पूरा प्रॉब्लम, यानी कि उल्टा पिरामिड। ठीक है, इट मीन्स दैट the whole background of the problem will be given to you first, and then what's the solution you drove out of it, that will be in the end. Ascending order है कि अगर कोई बहुत urgent matter है और आपसे कहा है कि इस problem का solution मुझे फौरन भेजो, then you give a solution and you will tell कि ये solution आपने किस चीज के से निकाला। ठीक है, so आप इस solution को draw करने के लिए आप ये बताएंगे कि this is the thing you can do right now because this can provide so and so and so, फिर सारी डिटेल्स आप बाद में देते हैं। किसका मतलब क्या था कि मैटर इतना अर्जेंट था कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे मांगा गया है या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख रहे हैं, इसका मतलब मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लॉन्ग टर्म है, उसको हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द ऑर्डर्स। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? वेरी गुड, डेट वाइज। ठीक है, जैसे कि आपकी एक टाइमलाइन चलती है, आप पैदा होते हैं, फिर आप स्कूल जाते हैं, फिर आप college आते हैं, and then university, and then job and all. So this is a chronological order. If you go back, you will see the dates, and then you will see कि this is the present time. ठीक है, so कोई कभी कभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसलिए लिखे जाते हैं ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड हो कि इस डेट को ये बात हुई थी, उसके बाद ये स्टेप हुआ, फिर ये बात हुई, फिर इस दिन ये हुई, तो आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा। दैट्स क्रोनोलॉजिकल। थर्ड, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जो चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक या ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उससे ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, हम वो पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो मैटर रिजॉल्व हो, बाकी छोटी छोटी चीजें तो वैसे ही रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्सिटी इज लाइक द मोर डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क इज यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। कैजुअलिटी, नहीं सॉरी, कॉजालिटी। कॉजालिटी का क्या मतलब है? कोई ऐसा इवेंट जिसका कोई अफेक्ट क्रिएट हो रहा है। कॉज एंड इफेक्ट होता है। सो एक चीज हुई है, उससे क्या अफेक्ट उससे क्या अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये यूजुअली हम कब देखते हैं? जब हम सेल्स और मार्केटिंग के लेटर्स ड्राफ्ट कर रहे होते हैं कि अगर हमने अपना प्रोडक्ट इस दिन मार्केट किया या इस सीजन में मार्केट किया तो हमें उससे कितना फायदा हो जाएगा, कितना नुकसान होगा। दैट्स कॉल्ड कॉजालिटी, राइट। सो इस तरह के जब रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स बनते हैं तो वो इस ऑर्डर में पढ़ रहे होते हैं कि उनका चेन ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगा। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एनुअल जिस दिन एनुअल मीटिंग थी उसी दिन मैंने नया प्रोडक्ट भी लॉन्च बता दिया, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसमें ये हो सकता है कि भाई सब लोग आए हुए होंगे, एनुअल मीटिंग है, तो एवरीबडी इज गोइंग टू नो अबाउट द प्रोडक्ट, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड और आई डू नॉट हैव टू कॉस्ट अनदर इवेंट फॉर इट। एक ही इवेंट में दो काम हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें। स्टाइल, टोन, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अभी जैसे हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि अगर कंप्लेन लेटर का रिस्पॉन्स हम लिख रहे हैं तो कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव, वो ये है। देखिए, अप्रोचेस है, वी आर आउट ऑफ स्टॉक। अब मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे ना ये रॉ मटेरियल चाहिए, आपने वी आर आउट ऑफ स्टॉक, ये बड़े नेगेटिव अप्रोच है। आप बोले वी विल बी गेटिंग न्यू स्टॉक बाय टुमारो या इन अ वीक, जो भी आप, जब आप मुझे ये कहेंगे तो इसका मतलब है कि आपने मुझे एक आसरा दे दिया कि भाई हाँ आएगा, मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो एक अच्छा जो बिजनेसमैन होगा वो हमेशा अपनी पॉजिटिव अप्रोच रखेगा सो दैट उसका क्लाइंटेल स्ट्रॉन्ग रहे। मूड, मैं आपसे बोलूं बिकॉज आई एम अ टीचर, आई कैन से भाई राइट द एसे राइट नाउ, you will definitely do it because I have the authority and I'm saying it in an imperative mood. Imperative means कि मैं आपको एक ऑर्डर दे रही हूँ या कमांड दे रही हूँ या मैं आपको एक तरह का काम दे रही हूँ। बट अगर मैं जो हूँ, मैं आपसे इस तरह कहूँ, विल यू प्लीज राइट द एसे राइट नाउ, प्लीज प्लीज प्लीज, तो आप में से मुझे लगता है एक आधी बेचारे लिख लेंगे, बाकी तो कहेंगे अरे छोड़ो, राइट, बिकॉज दैट्स ह्यूमन नेचर। इट मीन्स दैट यू आर रिक्वेस्टिंग समवन। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड मूड। तो आपकी लैंग्वेज के, क्योंकि देखिए जब आप रिटन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो आपके सामने बंदा मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे लेटर लिखा तो आप यहाँ बैठी मुझे पढ़ के नहीं सुनाएंगी, मुझे आपकी वर्ड्स और आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि आपने मुझे ये किस मूड में लिखा है, आपकी मुझसे क्या अप्रोच है। ठीक है, दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक दैट व्हाट काइंड ऑफ अ सेंडर यू आर। पर्सनल, इम्पर्सनल,
So for example, अगर मैं कह रही हूँ you will receive a 3% pay raise, it's very personal. It means that I'm एक बंदे को मैं कह रही हूँ. अगर मैं कहूँ it has been agreed by the board that employees will receive a 3% pay raise, that's generic. और जब हम किसी ऑफिशियल लेवल पे बात करते हैं तो हम सबको इन्वॉल्व करते हैं एज अ टीम. हम ये नहीं कह सकते कि ओके दिस प्रोजेक्ट वाज अ हिट, आई डिड अ वेरी ग्रेट जॉब, और ये फिर बहुत अजीब है. हम कहेंगे वी डिड अ ग्रेट जॉब एंड दैट्स व्हाई द प्रोजेक्ट इज हिट. ठीक है, इस तरह से बात होती है. हम हमेशा पर्सनल प्रोनाउंस में वी और अस का इस्तेमाल करते हैं. क्यों? क्योंकि ये एक ओनरशिप लाता है. अगर हम आई रखेंगे और यू रखेंगे, दैट्स वेरी डिमीनिंग एंड सेल्फिश एज वेल. एम्फसाइज, अब मैं कह रही हूँ द मीटिंग इज टुडे. ठीक है, इसकी जगह अगर मैं कहूँ द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड टू बी टुडे, तो दैट इज मच मोर ऑफिशियल एंड पोलाइट. एम्फेसिस भी हो जाएगा, और मीटिंग इज टुडे तो अजीब सा वेग सा लग रहा है. द मीटिंग इज टुडे आप कहेंगे भाई ये कब डिसाइड हुआ, कौन से टाइम पे, कहाँ. अगर मैं कहूँगी कि मीटिंग आज के दिन पे स्केड्यूल्ड है, ठीक है, तो फिर आप आगे का क्वेश्चन एक रेलेवेंट कर सकते हैं कि ओके एट व्हाट टाइम या वेयर. ठीक है, सो दैट्स क्लैरिटी. ठीक है, वोकैबुलरी से ही पता चलता है कि आप किस तरह की बात और किस टोन में कर रहे हैं. ठीक है, बाकी मीडियम्स मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं. टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, पोस्ट, नोटिस बोर्ड, ये सब आपके मीडियम्स हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए. टेलीकम्युनिकेशन, फोन डिस्कशंस. इंटरनेट ऑब्वियसली ईमेल्स, व्हाट्सएप, एवरीथिंग. पोस्ट मींस हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स जो आप पोस्ट कर रहे होते हैं. नोटिस बोर्ड आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ नोटिस बोर्ड. अगर आप ऑफिसेस में जाएं तो नोटिस बोर्ड होते हैं जिसपे नोटिस होते हैं, और अब वेबसाइट्स पे बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं. ठीक है, यानी कि आप किसी भी कंपनी के पोर्टल यानी कि वेबसाइट को खोलेंगे तो उनका एक पोर्टल होता है फॉर देयर ओन एम्प्लॉइज, वेयर दे पुट इन द लॉगिन आईडी, और वो खुलता है. जैसे भी आप आईकैप की रजिस्ट्रेशन जब आपकी होगी, यू विल गेट योर आईडी फॉर आईकैप रजिस्टर्ड वेबसाइट. जितनी आईकैप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, पेपर कब होगा, स्टडी टेक्स्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको पोर्टल पे अवेलेबल होंगी आपके लिए. जैसे IQ का एक अपना पोर्टल है, राइट. सो ये क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जब आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहती है अप टू डेटेड, तो वो होता है आपका बुलेटिन बोर्ड. ये वो फैक्टर्स है जिनको आपको कंसिडर करना है. क्या आप बहुत टाइम, क्योंकि अगर आप एक अर्जेंट मैसेज टाइप कर रहे हैं तो उसमें ये चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि इट्स अर्जेंट. कैसे होता है, कभी देखा है कोई ऑफिशियल लेटर? यूजुअली जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनके ऊपर एक रेड कलर का स्टैंप लगा होता है, उस पर लिखा होता है अर्जेंट. इसका मतलब है कि दिस इज समथिंग वेरी अर्जेंट, यू नीड टू डू द एक्शन व्हाटएवर इज रिटन इन इट. एक लेटर के ऊपर ठप्पा होता है कॉन्फिडेंशियल. देखा है? कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि दिस इज अ वेरी सेंसिटिव न्यूज, इट शुड बी गिवन टू ओनली द रेलेवेंट पर्सन जिसका ऊपर नाम है. हर कोई इस लेटर को नहीं खोल सकता क्योंकि इट्स कॉन्फिडेंशियल. ठीक है, अच्छा. कॉम्प्लेक्सिटी, यूज ऑफ डायग्राम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डॉक्यूमेंट, अभी जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं आपको ग्राफ्स आते हैं, उसमें पाई चार्ट्स बने हुए होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं. इस तरह की कम्युनिकेशन जब आप करते हैं, सो ये आपकी कम्युनिकेशन को कॉम्प्लेक्स बनाता है. व्हेन कम्युनिकेशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स, देन यू नीड टू बी एन इंटरप्रेटर ऑफ दैट कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल, आप में से कोई एक प्रेजेंटेशन दे रहा है किसी एक टॉपिक पे, बैंक में या ऑफिस में, और आपकी प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें जो हैं वो ग्राफिक्स पे हैं, यानी कि कोई पाई चार्ट है, कोई बार चार्ट है, इस तरह की, क्योंकि आप कोई कंपनी की प्रोग्रेस बता रहे हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं. तो इस तरह की रिपोर्ट अगर आप ऐसी दिखा देंगे तो हर किसी को वो नहीं समझ आएगी. देन यू नीड टू टेल कि ये क्या शो कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है, और इस तरह से. ठीक है, दैट्स इट. सेंसिटिविटी वही होती है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि समथिंग व्हिच हैज टू बी डिस्कस्ड या आइदर फेस टू फेस और विद अ कॉन्फिडेंशियल स्टैम्प ऑन इट. कॉस्ट, एम्प्लॉय टाइम इज एक्सपेंसिव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. के लेटर में इररेलेवेंट चीजें इसीलिए कहा जाता है ना लिखें कि जो आपके मैसेजेस को पढ़ रहा है, रिसीव कर रहा है, उसका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, राइट. सो कोई ऐसी बात ना हो जिससे उसका टाइम वेस्ट हो या आपका टाइम वेस्ट हो उसको लिखने और बताने में. इंटरैक्शन, इज देयर अ नीड फॉर इंस्टेंट फीडबैक और स्पॉन्टेनिटी. अगर ऐसा कुछ है तो आप अर्जेंट लिखते हैं ताकि उसे पता चल जाए कि इसका जो रिप्लाई है, रिस्पॉन्स है, वो आपको फौरन देना है. These are the communication media
For example, letter, memo, email, blogs, videos, data charts and telephone and face to face. Richer और linear का क्या मतलब? रिचर मीडियम क्यों कहा गया है फेस टू फेस को? सबसे ज्यादा रिचेस्ट फेस टू फेस है, क्लैरिटी ज्यादा होती है, वेरी गुड। इसमें रिएक्शन नहीं, इसमें आपको आपकी कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस 99% होते हैं, क्योंकि आप सामने बैठे हैं, राइट? तो अगर आपको वो चीज नहीं भी अच्छी लगी या उसको आपको नहीं भी समझ आई, तो वो भी आपके रिएक्शन के थ्रू समझ आती है। आपने कभी ऐसा देखा है कि आप किसी को कुछ बता रहे हो और वो आपकी बात सुन सुनते अचानक फोन में लग गए? कितने कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? क्या फिर आपको क्या लगता है? 2-3 थिंग्स। वन, इंटरप्रिटेशन कि उसको मेरी बात ही नहीं समझ आ रही। सेकंड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। थर्ड, आई एम टू बोरिंग। ये कभी सोचा है? ये ही नहीं सोचते, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। I might not be interesting for that person anymore, right? ये हम जिस दिन सोचना शुरू कर देंगे उस दिन हमारे मसले सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि it means that now you are thinking in a proper sending way. जब आप ये सोचते हैं ना कि मेरी कम्युनिकेशन में लैकिंग है, इस वजह से सामने वाले का डिस्ट्रैक्शन लेवल बढ़ गया और अब वो फोन और दूसरी चीजों में लग गया, तब आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना शुरू होगी, क्योंकि फिर आप अपने ऊपर काम करेंगे। लेकिन अगर आप यही सोच रहे हैं अबे यार इसको तो समझ ही नहीं आ रहा, अरे यार इसका तो ध्यान ही कहीं और है, ये तो बेकार है, इसको मेरी बात नहीं सुननी, तो इसका मतलब क्या है? यू आर इन व्हाट अप्रोच? ये ब्लेम अप्रोच है। जब ब्लेम अप्रोच पे आप होते हैं तो आप अपने आप में कभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप जो है वो क्या है, क्या करूं, क्या करूं? अच्छा खुद ही सही जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड ब्लेम अप्रोच। जिस दिन आपने ब्लेम अप्रोच से निकल के अकाउंटेबिलिटी की तरफ आप आए और आपने सोचा यार मैंने ऐसा क्या कहा है जिसके बाद से इसका ध्यान भटक गया, इसका मतलब है ये चीज इसके इंटरेस्ट की नहीं है, नाउ आई हैव टू चेंज द टॉपिक और आई माइट चेंज द वे ऑफ टेलिंग हिम, द थिंग्स विल गेट बेटर, ठीक है? दैट्स व्हाई फेस टू फेस इज द रिचेस्ट मीडियम। देन कम्स टेलीफोन। टेलीफोन में भी आप किसी की आवाज सुन रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ रिचर टाइप ऑफ मीडियम, ठीक है? लेटर, मेमो, ईमेल्स जो आते हैं वो बीच में इसलिए आए हैं बिकॉज दे आर न्यूट्रल। सम पीपल कॉन्स्टेंटली in some environment and in some ways people constantly check their emails and letters, वहां तो आपकी बात बड़ी इफेक्टिव होगी। वो लोग जो अपने ईमेल्स ही नहीं चेक करते, और आप में से कितने जिनके ईमेल्स ही नहीं है, ईमेल आईडी ही नहीं है? कितने लोग हैं जिनका ईमेल आईडी नहीं है? एवरीबॉडी इज ऑन जीमेल, गुड, वेरी गुड। वरना मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जो हाथ उठाते नहीं, हमारा हमारा कोई ईमेल आईडी, they don't feel like having it, ठीक है? So if that is the case then definitely that's the linear medium for them, क्योंकि अगर मैं उनको कोई ईमेल करने की कोशिश करूंगी तो मैं नहीं कर सकती, कोई फायदा नहीं है, ठीक है? बिकॉज कि मेरी उनसे कम्युनिकेशन इंटरप्टेड है। ब्लॉग्स और वीडियोस ये भी लीनियर मीडियम है, क्यों? दिस इज फॉर मासेस, फॉर पब्लिक, फॉर जेनेरिक पर्पस। अब एक जनरल वीडियो बना के आपने यूट्यूब पे डाल दी या टिकटॉक पे डाल दी, जितने लोग उसे देखेंगे क्या वो वही मतलब निकालेंगे जिस मकसद से आपने बनाई है? नहीं, दे ट्राई टू इंटरप्रेट इट विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस, ठीक है? मे बी आपका मेन जो पर्पस था वो टोटली डिफरेंट था और लोगों ने उसे बिल्कुल अलग इंटरप्रेट किया। दैट्स द लीनियर मीडियम, बिकॉज बात वहां से कन्वे नहीं हुई सही। इसी तरीके से डेटा एंड चार्ट्स, चार्ट्स को जब पढ़ते हैं तो हर कोई उसे उस हिसाब से देखता है जिस हिसाब से उसे देखना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग मिनिमम पॉइंट्स ज्यादा देख रहे होते हैं, वो देखते हैं कि कम से कम कहाँ हुआ। कुछ लोग कहते हैं नहीं मुझे देखना ज्यादा ज्यादा कहाँ हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट क्लियर कि हमने वो चार्ट किस पर्पस के लिए लगाया है। आर वी ट्राइंग टू शो द मेजॉरिटी और आर वी ट्राइंग टू शो द माइनॉरिटी, ठीक है? सो दीज आर द लीनियर मीडियम। लीनियर मीडियम का मतलब है कि वो चीज जिसमें आपको एक इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी वरना वो बात क्लियर नहीं होगी, और रिचर मीडियम वो है जहां पर बातें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? सो इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो नहीं हो रही है? बी ट्रूथफुल, हो गई है ना? बिकॉज आई कैन सी इट ऑन योर फेसेस।
Now I'm going to stop it here because I'm going to teach you this tomorrow in the next class, obviously whenever we have a class. So I'm going to tell you a few things about it. Report, memos, letters, ये सारी चीजें हम डिटेल में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन कब? जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा. अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि when do we use it. Any question? And then we are going to also see the planning part. Planning आपके पेपर में आएगी, and then you should be knowing that what's important for planning and how do we plan in papers. ठीक है? Any question from your side regarding up till all the topics? या कोई और confusion? सबको सब समझ आया है? यानी कि मैं किसी से कोई भी सवाल कर सकती हूँ ना? नो क्यों है? Okay, so introduce yourself because you people have not introduced yourself to me. यहाँ से शुरू करें? जी, आपके उधर तो और कोई है नहीं. वेरी गुड. चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस कराते हैं, तो स्टेज पे बुलाते हैं. अच्छा ठीक है. सिर्फ अपना नाम बताइए एंड व्हाट बैकग्राउंड यू हैव इन एजुकेशन, वो बताइए. कंप्यूटर साइंस से इंटरमीडिएट करके तुमने कॉमर्स क्यों सेलेक्ट किया? अच्छा. ओके गुड. तो तुमने सोचा जब सब कह रहे हैं तो मैं ये काम कर लूं. प्रेशर से आए? ओके गुड. जी भाई, उठ गए आप? और कहाँ? ओके गुड. आप? मुझे? अच्छा. तुम इतनी दूर से यहाँ पढ़ने आए? तो आप यहाँ रहते कहाँ हैं? वापस छुट्टियों में कब जाओगे? अरे मतलब कभी तो छुट्टियों में जाओगे ना? ओके. पीआरसी के पेपर्स देंगे इंशाल्लाह. ठीक है. तो आपने मैथ्स पढ़ी है? मैथ्स पढ़ी ही नहीं है. ओके ठीक है. तो प्री मेडिकल से आप क्यों एकदम से इतना बड़ा शिफ्ट? तो समझ आया? तो मैथ्स में इशू आ रहा है ना? ठीक है. चलो वो भी हो जाएगा. प्रैक्टिस अपनी ज्यादा रखें आप. ठीक है. ए लेवल करके तुम यहाँ आए थे. ग्रेट. अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? Because that's social sciences and accounts and whether that's pure commerce. लॉ ले लेते. अच्छा चलो गुड गुड. आप बताइए. आपने क्या किया? अच्छा हिफ्ज भी किया हुआ है. फिर और आप कौन सी फील्ड से? कॉमर्स से ही हैं. चलो ठीक है. ओके गुड. आप बताइए.
उधर से किधर से कॉमर्स, कॉमर्स, ओके। आप भी यही कराची से हैं? ओके ओके। तुमने भी कंप्यूटर साइंस छोड़ दिया? क्यों? कंप्यूटर में भी बैठ गए तुम? ओके फाइन। हाँ, वो फ्रांस सॉरी बहुत कहते हैं, हाँ? चलो भाई, सब कंप्यूटर साइंस छोड़ के आ गए? अच्छा, साथ ही आए हैं, ग्रेट। आप? मोहसिन? हाँ हाँ हाँ, मोहसिन, हाँ। अच्छा, तो आपको तो मैथ्स मुश्किल नहीं लगेगी? टू इजी। वाह, क्या बात है, तुम ही पढ़ा दो सबको। हैं? इनको तो पढ़ा ही दें आप, क्योंकि इनको ना मैथ्स आ ही नहीं रही है ना, तो इसलिए थोड़ा आपकी हेल्प चाहिए। हाँ, उनसे पढ़ लीजिएगा, मोहसिन से। आप बताइए। कॉमर्स। हाँ। तुमने किससे किया है? प्रीन, तो तुम्हारी मैथ्स अच्छी है। ग्रेट। आप बताइए। ग्रेट। मेडिकल? तो क्यों आए थे? डॉक्टर बनते बनते यहाँ आ गए? अच्छा, मैं कुछ नया करूँ, चाहे मैं फंस जाऊं लेकिन मैं कुछ नया करूँ, ओके। ग्रेट जी, आप क्या बता रहे थे? हम्म। कॉमर्स, ओके। आप बताइए। मुसब? हाँ। कॉमर्स इंटरमीडिएट। कॉमर्स, ठीक है। ओके। आप चले गए थे, आप बताइए। तो महेंद्र, आपने क्या किया है? प्री इंजीनियरिंग, चलो आपकी मैथ्स अच्छी है। कॉमर्स इंजीनियरिंग। रैम, आपने मेरी कोई पहली क्लास ली है ना? नहीं? ओके। बिलाल? कॉमर्स? बताओ भाई। कॉमर्स। अलिशबा जोहा और? ओके, कॉमर्स, सब कॉमर्स, ग्रेट। आप? अलिशबा? दो अलिशबा है? कॉमर्स। मिस, आप नॉट कैंपस में कब पढ़ाएंगी? पढ़ा दूंगी, अनस आ रही हूँ मैं, वहां पे ही पढ़ाऊंगी। जी। इंटरमीडिएट कॉमर्स, युवराज। अच्छा, तो थोड़ा जोर से बोल लो। मोहम्मद हुनैन। सोच क्यों बोल रहे थे? प्रेम जी ने, हाँ। क्या नाम है आपका? हसन? असद हुसैन। एंड कॉमर्स, ठीक है। आप? तो यूं क्यों किया वारिस? मुझे ही पता, अपना ही नाम बताओगे? ओके, आपने? जी। कॉमर्स। ए लेवल्स कहाँ से किया है? तुम भी? और क्या कॉम्बिनेशन था? उर्दू? चार चार लिए थे नहीं, माशाल्लाह भाई, चारों? अभी दिए पेपर्स? अभी रिजल्ट सिक्स कब आ रहा है? टेंथ को आ रहा है, यस। चलो गुड, वेरी गुड। ठीक है। आप बताइए, तो उर्दू क्यों लिया था तुमने? बस ऐसे ही दिल चाह रहा था, एडिशनल। अच्छा, ओके। हाँ। ओके। इंटरमीडिएट कॉमर्स, आप चले गए थे, बताइए नाम। प्री इंजीनियरिंग हो गया। आप? कॉमर्स, ओके। आपसे हो गया? अच्छा, इनसे तो पूछ, इनसे पूछ लिया है ना मैंने।
Yes, of course. ठीक है, so अब मैं ज़ाहिर है obviously my human factor does not allow me to remember everybody's name, but I'll try because जितनी frequency से classes होंगी, so I'll definitely remember your name. And my suggestion to you is कि कोशिश करिएगा कि आज का तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेसन था, तो मैंने आपसे कोई रिटन काम नहीं कराया और ना ही मैं आपको कोई ऐसा टास्क दे रही हूँ कि आप लिखें। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज सजेस्ट कर रही हूँ कि जब भी आप पीआरसी की बुक्स ले, अगर आप अभी ले रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर अभी नहीं भी ले रहे हैं, ट्राई टू गेट इट फ्रॉम समवन इन अ पीडीएफ फॉर्मेट, सो दैट एटलीस्ट यू नो दैट व्हाट इज द टेक्स्ट और किस तरह की वोकैबुलरी उसमें दी हुई है। ठीक है, ताकि आपको ना एक चीज की आसानी हो जाए कि देखिए एक तो वैसे इसमें 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने, और अगर वो चीजें आपको अच्छे से समझ आने लगेंगी तो आपके लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, लिखने के लिए डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास से मैं आपको टॉपिक्स दूंगी ताकि आपकी पहले हम प्लानिंग पे काम करेंगे। वंस योर प्लानिंग इज परफेक्ट देन आई विल आस्क यू टू राइट। तो प्लानिंग के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ मैं आपको चैप्टर्स किस तरह कराऊंगी। चैप्टर 1 के बाद मैं आपको कराऊंगी डायरेक्ट चैप्टर 4। क्यों? क्योंकि वो है आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। तो प्लानिंग के बाद ही अगर आप राइटिंग करेंगे तो आपकी ऐसे का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, फिर मैं आपको टाइमली बीच बीच में कोई भी टॉपिक देती रहूंगी, कहूंगी लिखो। ठीक है, दैट्स अनदर टास्क। तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और 2 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब ये हो जाएगा तब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज लेटर। उस चैप्टर में आपके 2 क्वेश्चन फिर कवर हो जाएंगे, लेटर और मेमो दोनों। ठीक है, सो आपका एक वो हो गया। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन। अगेन आपके 2 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, कैसे? कॉम्प्रीहेंशन स्किल और प्रेसी। ठीक है, फिर आपके पास सिर्फ एक चैप्टर बचता है जिसको आप दिल से याद करेंगे, और जितनी अच्छी तरह याद करेंगे और उसको यूज करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा, एंड दैट वुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू इन ऑल योर अदर क्वेश्चंस एज वेल। फॉर एग्जांपल व्हेन यू राइट एन एसे एंड इफ यू हैव एनरिच्ड वोकैबुलरी, आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है और आई कैप का दिया हुआ आपको पैसेज समझ आ जाएगा, यू विल राइट परफेक्ट प्रेसी। ठीक है, तो इसीलिए वोकैबुलरी को आप साइड बाय साइड अपने मर्जी से चलाते रहें। आप चाहें तो आप अभी से वोकैबुलरी के चैप्टर देख के उसको पढ़ना शुरू कर दें, इजी। ठीक है, और एल्स वेट करें आखिर तक। क्यों? उससे क्या होगा? मैं जो तुम्हें बताया वो काफी नहीं है तुम्हें? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मॉडल पेपर मैं आपको दूंगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपका कोई ऑफिशियल ग्रुप बना है? ठीक है, अभी मैं एडमिन से पूछती हूँ, जितनी जल्दी आपका ऑफिशियल ग्रुप बनेगा आपको मैं डॉक्यूमेंट्स दे दूंगी, तो उसी में मैं आपको मॉडल पेपर भी भेज दूंगी। वैसे मॉडल पेपर चेंज हो चुका है। वो कौन सा ग्रुप है? मेरे पास तो नहीं है। मैं हूँ उसमें। ग्रुप 13, एक सेकेंड। इन्फो? अरे मैं तो नहीं हूँ अब तक, शुक्र। तो ठीक है, उस पे मैं आपको मॉडल पेपर दूंगी, लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ वो मॉडल पेपर आई कैप की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ मॉडल पेपर है, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है क्योंकि जो लेटेस्ट पेपर आता है, सो बेसिकली इसका कोई पास्ट पेपर, पीआरसी के पास्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि पीआरसी का जो पीआरसी 1 का पेपर है वो थोड़ा चेंज हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि पहले उसमें वोकैबुलरी की जगह कभी मेमो आ गया है, कभी वोकैबुलरी आ जाती है, लेटर कभी आपको डायरेक्ट लिखना होता है, कभी आपको सिर्फ रीड्राफ्ट करना होता है। तो डिपेंड्स ऑन दैट, बट आई वांट टू मेक श्योर कि आपकी प्रैक्टिस है। जरा ग्रुप में हमें भी ऐड किया जाएगा। सना ये तो आपको एडमिन से पूछना पड़ेगा, एंड एडमिन विल इन्फॉर्म यू दैट वेदर यू पीपल आर गोइंग टू ऐड अप और नॉट। क्लियर? सारी चीजें क्लियर? थैंक यू, अल्लाह हाफिज।